इंस्पेक्टर रमेश ने रंजीत सिंह और पुजारी सुधीर को आते देखकर मुझसे कहा। इस बार मैं उदास कदमों से चलती हुई उस चबूतरे तक गई जिस पर ठाकुर साहब की लाश रखी थी। मैयत के बिल्कुल नजदीक रुककर मैंने गौर से ठाकुर साहब का चेहरा देखा। पूर्वकार चेहरे पर अब भी एक किस्म का नूर मौजूद था, लेकिन मुस्कुरा देने वाली बड़ी आंखें बंद हो चुकी थी। लंबी मूंछों के बल भी खुल गए थे। सुर्खी के बजाय चेहरे पर मुर्दनी और नीलगू रंगत छाई हुई थी। चंद लम्हों के बाद ही मेरी आंखों में पानी आ गया और फिर मैं साड़ी के पल्लू से आंसू खुश्क करके वहां से चली आई। शीला तमाशा देखने के लिए वहीं रह गई थी। मैंने अपने कमरे में आकर सैलानी निगाहों से हवेली का मंजर देखना शुरू किया। उसी वक्त इंस्पेक्टर रमेश पुजारी से सवालात कर रहा था। आपका शुभ नाम? पंडित सुधीर कुमार जोशी। कहाँ के रहने वाले हो? पूना के। आपकी उम्र क्या होगी? 32 साल। इस मंदिर में कितने दिन से आप पुजारी के फराइज अदा कर रही हैं? 12 दिन से। क्या यह सच है कि ठाकुर साहब आपसे काफी खुश रहा करते थे? जी हाँ। और यह भी कि अब तक आपको इनामात भी दे चुके हैं? जी हाँ। शाम की पूजा किस वक्त होती है? शाम को। मैंने वक्त घड़ी के मुताबिक पूछा है। वैसे कोई समय मुकर्रर नहीं, लेकिन अमूमन आजकल 7 और 8 के दरमियान होती है। कल शाम आपने पूजा में ठाकुर साहब को देखा था? जी देखा था। क्या वो भले चंगे थे या कमजोर और बीमार नजर आते थे? वो पूरी तरह तंदुरुस्त थे। क्या ठाकुर साहब हमेशा देर तक पूजा के आदी थे? ये सच है। कल शाम वो मंदिर से किस वक्त वापस हुए? सबके बाद ही चले थे। यही कोई 8:45 का अमल होगा। पूजा से पहले या पूजा के बाद आप और ठाकुर साहब के दरमियान कोई बात हुई? नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी पूजा के बाद। बातचीत किस नौयत की थी? मंदिर के इंतजामी अमूर की बात हुई थी। क्या आपने ठाकुर साहब से इख्तलाफ किया था? जी नहीं। दरअसल उन्होंने कहा कि यहां थोड़ी सी मुरम्मत होगी। मैंने जवाब दिया, जैसे आपकी मर्जी। आप इन साहब से वाकिफ हैं? इंस्पेक्टर साहब ने मुंशी रामदयाल की तरफ इशारा करके सुधीर से कहा। शायद किसी दिन देखा था, लेकिन कहाँ याद नहीं पड़ता। इस बार कदरे करख्त लहजे में इंस्पेक्टर ने सवाल किया। आपने इन्हें कल शाम को पूजा के समय नहीं देखा? मुमकिन है यह सच हो। इनका नाम मुंशी रामदयाल है और यह धर्मशाला के इंचार्ज हुआ करते थे। क्या अब भी आपको कुछ याद नहीं आया? ओह, याद आ गया। पुजारी जी, रमेश चमक कर बोला। इनका बयान है कि कल रात पूजा से पहले आप और ठाकुर साहब के दरमियान निहायत सख्त किस्म की तल्ख कलामी हुई थी। उस समय मुंशी जी मंदिर में दाखिल हुए थे। आपकी पुश्त इनकी तरफ थी, इसलिए आप ना देख सके। मुंशी जी ने भगवान की मूर्ति के दूसरे हिस्से की तरफ जाकर आप लोगों की पूरी बात सुनी थी। इस बार पहली मर्तबा पुजारी घबराया। वो बगलें झांकने लगा। इंस्पेक्टर रमेश कह रहा था, आपकी ये बात दुरुस्त है कि बात मुरम्मत के सिलसिले में शुरू हुई, लेकिन मुरम्मत का ठेका खुद आपने अपनी मर्जी से क्यों दिया था? जबकि मंदिर के मुतवल्ली तो ठाकुर साहब थे। मैंने उनके हुक्म पर ही ऐसा किया था। अगर यह सच है तो मरहूम क्यों नाराज हुए? शायद ठेका उनकी तवक्को से ज्यादा रकम का था। एक बात और पुजारी जी, वो बोला। क्या यह गलत है कि आपने मंदिर के फंड में से ठेके की कुल रकम अदा कर दी थी? हालांकि आप इसके मजाज नहीं थे, यह भी दुरुस्त है। लेकिन जब ठेका हो चुका था तो रकम की अदायगी से क्या फर्क पड़ता है? इंस्पेक्टर साहब, हम तो साधु किस्म के लोग हैं, अपनी तरह सबको ईमानदार समझते हैं। इंस्पेक्टर बोला। तो आप ये भी नहीं जानते कि किस काम की उजरत बाद में अदा की जाती है, ना कि पहले? फिर यह कि मंदिरों के मामले में कोई रकम का लेन देन इस तरह तन्हाई में नहीं किया जाता। मुझे नहीं मालूम। मंदिर में पुजारी का काम मेरे लिए बिल्कुल नया है, हालांकि मैं पैदाइशी पंडित हूं। आपने ठेकेदार को कितनी रकम अदा की है? 2000 रुपया। ठेका भी इतनी ही रकम का था? जी हाँ। आपने नोट दिए थे कि रेजगारी? अगर नोट तो उनमें बड़े कितने थे और छोटे कितने? नोट दिए थे श्रीमान, और वह नोट 10-10 के थे। फंड के बॉक्स में कोई 100 का नोट नहीं था? जी नहीं, अगर होगा तो मैंने नहीं देखा। क्या आपने उस चौड़े डब्बे को खोलकर नहीं देखा था? हाँ जी, देखा था। इस बार रमेश ने एक दूसरे शख्स की जानिब देखकर कहा। अब आप इन्हें बताएं कृपाराम कि फंड के डिब्बे में नोटों की तादाद क्या थी? एक मोटे ताजे आदमी ने रजिस्टर खोलकर पढ़ना शुरू किया। इस रिपोर्ट के एतबार से 5,500 के बड़े नोट 100-100 रुपया के डिब्बे में एक हफ्ता कबल मौजूद थे। चूंकि हर 15 दिन बाद ठाकुर साहब इस अतिया बॉक्स को लोगों के सामने खोलकर इसकी रकम कृपाराम के रजिस्टर में दर्ज कराते थे, एहतियातन वो बड़े नोटों की तादाद लिख दिया करते थे। मुंशी रामदयाल का बयान सबसे हैरानकुन था। उसने कहा। उस समय पुजारी जी ऊंची आवाज में यूं बात कर रहे थे जैसे उनके सामने ठाकुर साहब की कोई हकीकत नहीं। इन्होंने साफ तौर से कहा था कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, इस तरह मंदिर का मालिक मैं ही हूं।
और जिसे मंदिर में सफेदो स्याह करने का पूरा पूरा अधिकार है। इस बात पर इन लोगों के दरमियान तू मैं हुई और नौबत हाथापाई तक आ गई, मगर बाद में खुद ठाकुर साहब जब्त कर गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, पुजारी जी, आपने भगवान के घर में ऐसा नीच काम करके अच्छा नहीं किया। अव्वल तो मैं इस फेल को मुआफ नहीं कर सकता। अगर मैंने क्षमा कर दिया तो बस्ती वाले नहीं छोड़ेंगे। ये रकम केवल मेरी नहीं थी, सारी बस्ती के लोगों की थी। वही इस मंदिर की सरपरस्ती कर रहे थे। फर्ज कर लो कि अगर मैंने और बस्ती वालों ने क्षमा कर दिया तो पुजारी जी भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, और भगवान की पकड़ और उनकी मार बड़ी होती है। आपने बहुत बुरा किया है पुजारी जी। बस इतना कहकर ठाकुर साहब मंदिर से बाहर निकल गए। पूरा मजमा हैरत और इस्तजाब में डूबा हुआ तमाम कार्रवाई देख रहा था। मैंने देखा कि रंजीत और उसके दूसरे भाई गैज़ो गजब भरी निगाहों से सुधीर को घूर रहे थे। 2 मिनट गुजरे थे कि चंद सिपाही बिमला को लेकर थानेदार के नजदीक पहुंचे। बिमला सर झुकाए मुजरिमों की तरह वहां खड़ी थी और उसका बदन कांप रहा था। ये कौन है और क्यों लाए हो इसे? रमेश ने करख्त लहजे में सिपाहियों से कहा। जनाब, इसका नाम बिमला है और ये वही लड़की है जिसके लिए खुफिया तौर से मालूम हुआ कि पुजारी जी के पास आया जाया करती थी। इस दफा रमेश ने गौर से बिमला को देखा तो वो सर से पांव तक कांप गई। इखलाकन इंस्पेक्टर ने बिमला को भी कुर्सी पर बिठाया, फिर उससे पूछगिछ शुरू हुई। तमहीद के तौर पर इंस्पेक्टर ने कहा, देखो लड़की, हम पुलिस के आदमी हैं और हमारे जिम्मा कानून की रक्षा का काम है। हम किसी के साथ ज्यादती करना नहीं चाहते, लिहाजा किसी को यह मौका नहीं देना चाहिए कि झूठ बोलकर हमारे काम में रख ना डाले। इस तरह झूठ बोलने वाला खुद फंस जाएगा और आखिरकार अपनी सजा को पहुंचेगा। आपसे जो कुछ पूछा जाए आप उसका ठीक ठीक जवाब देना। अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो हम दूसरे जराए इस्तेमाल करेंगे। रमेश की धमकी बेकार नहीं गई। डरपोक कम उम्र बिमला ने सब कुछ ठीक ठीक बताने का फैसला कर लिया। बिमला का बयान सबसे ज्यादा हैरत अंगेज और चौंका देने वाला था। इस नौउम्र कन्या ने एक एक बात बता दी, यहां तक कि उसने 10 रोज में जो 6 रातें पुजारी की खलवत में गुजारी थीं और उस पर जो कुछ गुजरी उसने लफज ब लफज बता दिया। बयान के दौरान उसके मुंह से शांति का नाम भी निकल गया और यह कि शांति भी पुजारी के पास 2-3 रातें गुजार चुकी है। जब बिमला उस रकम की तफसील बता रही थी जो सुधीर ने मंदिर से गायब करके उसके हवाले की थी और अमानत में रखने को कहा था, उस वक्त इंस्पेक्टर रमेश कुछ और ही सोच रहा था। अब वो बिमला का बयान कतई नहीं सुन रहा था। फिर वो चौंक कर बोला, शांति वही जो सालकराम की बेटी है और शायद कमला उसकी सौतेली माँ थी जिसकी मौत हाल ही में वाकई हुई है। उसे किसी मूजी नाग ने डस लिया था। हाँ सरकार, बिमला हाथ जोड़कर बोली। कमला का भाई सुरेंद्र भी इसी तरह मरा। जब वो बहन के क्रियाक्रम से फारिग होकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसे भी नाग ने डस लिया। अचानक रमेश उठकर खड़ा हो गया। उसने सिपाही के हाथ से हथकड़ियां लेकर पुजारी सुधीर के करीब जाकर कहा, क्षमा करना महाराज, मुझे एक नागवार फरीजा अदा करना पड़ रहा है। मैं आपको कमला, सुरेंद्र और ठाकुर जी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा हूं। लेकिन सुनो श्रीमान, सुधीर गड़बड़ाकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? दुनिया जानती है कि उन्हें नाग ने डसा है और मैं बहरहाल मनुष्य हूं, कोई नाग नहीं हूं। उस वक्त तो मैं भी चौंक पड़ी जब सुधीर ने कहा कोई नाग नहीं हूं, और मुझे वो रात याद आ गई जब मेरे कमरे में एक मोटा सा स्याह नाग सरसराता फिर रहा था और उसकी आवाज से मेरी नींद उचाट हो गई। ठाकुर साहब की नाश पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी और जब पुलिस वाले जाने लगे तो ठाकुर साहब के बड़े लड़के दिलीप सिंह ने इंस्पेक्टर से मशवरा किया। वो लोग मजमे से अटकर खड़े थे। सुनिए, क्या सिलसिले में वाकई पुजारी को कसूरवार गर्दाना जा सकता है? बिल्कुल, इसमें शक भी क्या है? मेरा मतलब है वो इंसान होकर। रमेश ने बात काट दी। बहुत से जहरीले नाग लंबी उम्र के बाद मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। जरूर ये पुजारी भी इसी किस्म का नाग है और अब मैंने इसका इलाज तजवीज़ कर दिया है। क्या मैं वो इलाज दरियाफ्त कर सकता हूं? दिलीप बोला। इसकी दरियाफ्त का सेहरा गुरु सत्यार्थी के सर है। उन्होंने एक खास किस्म का आंकड़ा तैयार कर लिया है। अगर ये रास्ते में नाग बनकर फरार हो गया तो नामुमकिन है। अभी तक मैंने बात खोई नहीं है। यूं भी इसके हाथों में हथकड़ियां और मैं जानता हूं कि इन हालात में वो नाग नहीं बन सकेगा। इस काम के लिए इसे जमीन दरकार होगी जिस पर वो लौट लगाकर पहले एक खास किस्म का धुआं बनेगा, और मैं इसे इन बातों का क्यों मौका दूंगा? दिलीप की बात खत्म हो चुकी थी मगर उसने जो दूसरा सवाल किया उस पर मैं सांस रोककर सुनने लगी। एक बात और, क्या इसकी साथी वो लड़की सलोनी देवी भी इसी कबील की औरत है? मेरा ख्याल है ये बात नहीं, लेकिन मुमकिन है कि उस लड़की को इस नाग ने बेबस कर रखा हो। दरअसल पुराने नागों को हसीन लड़कियों से रगबत कुछ ज्यादा हो जाती है। मैंने आपसे मशवरा एक खास वजह से किया है। मैं सोच रहा हूं कि उना सलोनी को भी रुखसत कर दिया जाए। अगर वो भी कोई ऐसी वैसी निकली तो फिर बाद में मुसीबत होगी। आपकी मर्जी ठाकुर साहब, रमेश ने कहा। बज़ाहिर मुझे वो लड़की बेजरर मालूम होती है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, मगर दिलीप सिंह के चेहरे पर अब भी मेरी जानिब से गुबार नजर आ रहा था।
मैंने सोचा अब यहाँ रुकना मेरे लिए वैसे भी जरूरी नहीं। ये अच्छा ही हुआ कि उस मूजी नाग से मुझे निजात मिल गई। और जब मुझे ख्याल आया कि वो नाग मेरे जिस्म से खेलना चाहता था, पूरा बदन सनसना कर रह गया और मैं बुरी तरह डर गई। मगर यह कैफियत ज्यादा देर तक नहीं रही। सुबह उठकर मैंने स्नान किया और अपने पुराने कपड़े धो डाले। जब मैं नाश्ता से फारिग हुई तो खिलाफे उम्मीद रंजीत आ गया। वो इस वक्त काफी उदास था। यकीनन उसे अपने बाप की अचानक मौत का गम होना चाहिए, मेरे दिल ने कहा। मैंने अपने दोस्त रंजीत का पुरतपाक खैर मकदम किया। जब वो एक तरफ बैठ गया तो मैंने उसे बताया, ये अच्छा हुआ कि आप इधर आ गए, वरना मैं खुद हवेली आ रही थी। वो मेरी सूरत तक रहा था। मैंने फिर कहा, दरअसल मैं अब पूना जा रही हूँ, वहाँ मेरे अजीज हैं और अब मैंने मुलाजमत तर्क करने का फैसला कर लिया है। ताज्जुब की बात है, रंजीत धीरे से बोला। दिलीप भैया ने खुद यही फैसला किया था कि आपको मुलाजमत से अलग कर दिया जाए। लेकिन देवी जी, मैंने उसके फैसले की सख्त मुखालफत की है। मगर क्यों? मैंने बेख्तियार कहा। अब जबकि ठाकुर साहब नहीं रहे, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। और फिर आपको अपने बड़े भाई का कहना मानना चाहिए। मैं दिल के हाथों मजबूर हूं देवी जी, क्षमा चाहता हूं। मैंने सफाई से एक बहुत बड़ी बात कह दी है, शायद आप खफा हो जाएं। मैं सन्नाटे में रह गई। फिर मैंने दूसरा पहलू इख्तियार किया। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम रंजीत। मैं एक बेसहारा और गरीब लड़की हूं। फिर तुम्हारी जात बरादरी की भी नहीं। तुम जागीरदार और मैं मुफलिस कल्लाश। भला हमारा तुम्हारा मिलन क्यों कर हो सकता है? रंजीत मेरे जवाब से आपदीदा हो गया। बेख्तियार होकर कहने लगा, तो फिर जाने से पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वो कह रहा था, मेरे जनाजे में शिरकत करनी पड़ेगी। जब मेरा क्रियाक्रम हो जाए तो फिर चली जाना। मैंने महसूस किया कि वो गलत नहीं कह रहा। अगर रंजीत को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं ये सोचकर नरम पड़ गई। रंजीत बाबू, मैंने कहा, आप फिर सोच लें, यह प्रेम आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तो एक जोगन के समान हूं। फिर तो मैंने अपनी पूरी रुदात सुना डाली। वो गौर से सुनता रहा, बाद में बोला, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप वाकई बहादुर लड़की हैं और हम लोग ऐसे ही लड़की को पसंद करती हैं। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, एक वादा कर सकती हूँ, अगर जिंदा रही और पापी दुनिया वालों से इंतकाम लेने में कामयाब हो गई तो वादा करती हूँ कि जिंदगी के चंद रोज आपके साथ जरूर बसर करूंगी। तो मेरा इंतजार करना। जी नहीं। वो मुस्कुराकर मेरे बाल छूकर बोला, अब तो हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मैंने जिद होकर कहा, रंजीत बाबू, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर कसम खाती हूँ कि इन हालात में अब यहां नहीं रहूंगी और मुझे अपने खानदान वालों से बदला भी जरूर लेना है। रंजीत सिंह सोच में पड़ गया। काफी देर बाद उसने सर उठाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा देवी जी। आज से मैं आपका दोस्त हूं। आप यहां से पूरब की तरफ 2 मील चलकर बाग में रुक जाएं, वो हमारे ही बाग है, फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है? मैंने हामी भर ली और सोचा कि किसी तरह छुटकारा मिले। अगर रंजीत ना आ जाता तो मुझे ज्यादा दुख ना होता, लेकिन उसकी रफाकत में बहरहाल मुसरतें ही मुसरतें थी। मैंने ठाकुर दिलीप सिंह को चार्ज दिया और जब चलने लगी तो उन्होंने उन दिनों की तनख्वाह के तौर पर कुछ रकम मेरे हवाले कर दी। कठोइया में मेरा कोई वाकिफकार तो था नहीं। मैं धर्मशाला से निकली और सिमत का तयन करके पूरब की तरफ चल दी। जब 2 मील से कुछ कम आगे गई तो सामने हरा भरा बाग नजर आ रहा था। दिमाग ने कहा कि सफर जारी रखूं, दिल ने कहा कि रुक जाऊं, और मैं जरा देर के लिए उलझन में पड़ गई। चंद मिनट तक बेहिस हरकत खड़ी हुई, सोचती रही। अभी मैं कोई फैसला भी न करने पाई थी कि मुझे अपने पीछे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। आवाज दम बदम मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने घूमकर देखा तो रंजीत सिंह पूरे ठाकुरों की तरह मुसल्ला होकर एक चाको चौबंद घोड़े पर सवार मेरी तरफ आ रहा था। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दी। इस मर्द को वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है। उस वक्त मैंने यही सोचा। रंजीत ने अपना घोड़ा मेरे करीब रोका। वो काफी तेज आया था। घोड़ा रुककर ही निहनाने लगा। मैं जरा हटकर खड़ी हो गई। इसी असना में जब रंजीत ने मोहब्बत से अपना तवील बाजू मेरी तरफ बढ़ाया और घोड़े पर बैठने का इशारा किया तो ना चाहते हुए भी मैं इनकार न कर सकी। ताकतवर नौजवान ने एक झटके से उछालकर मुझे घोड़े पर अपने आगे बिठा लिया। शायद आपके लिए पहला मौका हो। रंजीत का इशारा घोड़े की सवारी की तरफ था। मैंने कहा, रंजीत बाबू, जिंदगी अजीब हादसों का नाम है, यह भी एक हादसा है। इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं होता, मगर यह दुख जरूर रहेगा कि मेरे कारण आप अपना वतन, अपने अजीज और जागीर छोड़कर जा रही हैं। सिर्फ इतनी सी बात। अचानक रंजीत ने उस बाजू को मेरे सीने पर सख्त कर दिया जिससे मुझे थामे था। मैं तो तुम्हारे लिए जान से जा सकता हूं, अगर कभी जरूरत पेश आए तो आजमा कर देख लेना। मैंने हंसकर कहा, मतलब निकलने से पहले तमाम मर्द ऐसे ही कहा करती हैं। यह जुमला कहकर मैं खुद ही नादिम हो गई, मगर रंजीत ने बुरा नहीं मनाया। वो हंसकर कहने लगा, अगर किसी के साथ रहने की तमन्ना और हरदम किसी को देखने की आरजू मतलब है तो मैं खुद मतलबी हूं। इससे मुझे इस बात का थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि रंजीत की मोहब्बत सिर्फ जिस्म तक नहीं, वो शायद मेरी रूह से मोहब्बत करता है। इस बात का फैसला तो समय ही करेगा रंजीत बाबू। औरत जात केवल एक बार ही प्रेम करती है,
और अगर उसका दिल टूट जाए तो वो पहाड़ों से टकरा जाती है, तूफानों से लड़ जाने की उसमें शक्ति आ जाती है। क्या मुझे धमकी दे रही हो? उसने गुदगुदा कर कहा और मैं गिरते गिरते बची। तुम कुछ भी समझो, मैंने कहा, पर यह बिल्कुल सच्ची बात है। मुझसे दगा करने की बात मन में मत सोचना। रंजीत खामोश हो गया। शायद उसे मेरी बात नागवार गुजरी। उस वक्त मैं उसके ख्यालात पढ़ने लगी। वो सोच रहा था कितनी मासूम और पवित्र है ये लड़की, अब तक मुझे समझ नहीं पाई। शायद इसे लोगों ने बहुत धोखे दिए हैं, इसीलिए अब इसे किसी पर भरोसा नहीं। मगर मैं इसके लिए जान दे दूंगा और जिंदगी भर इसका दामन नहीं छोड़ूंगा, ख्वाह मुझे इसका मामूली सेवक ही क्यों ना बनना पड़े। सलोनी, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं करता। मुझे सिर्फ तुम्हारे दर्शन की जरूरत है। रंजीत के ख्यालात पढ़कर मेरा सर शर्म से झुक गया और सीने में हलचल सी मच गई। वो पहला शख्स था जिसने मुझे समझा और शिद्दत से प्रेम किया। भला ऐसे हमदर्द को कौन हाथ से गंवा सकता है? यही सोचकर मैंने कहा, बाबूजी, 1 मिनट के लिए घोड़ा रोक लो। रंजीत ने पसोपेश के बाद घोड़ा रोक लिया। वह हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। मैं धीरे धीरे रुख बदलकर उसकी जानिब मुड़ रही थी। आसपास में लकोदिक पहाड़ी इलाकों, मैदानों, घाटियों, सब्जाजारों और ढलानों के अलावा हरियाली ही हरियाली थी। इंसान इधर कोई नहीं था। मैंने अपना रुख रंजीत की जानिब कर दिया। वो गौर से प्यार भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। रंजीत, मेरे रंजीत, मैंने कुछ देर बाद कहा, और जवाब में हम दोनों घोड़े की पुश्त पर बगलगीर हो गए। हमारा सफर तमाम दिन जारी रहा। घोड़े की सवारी मेरे लिए सख्त अजियतनाक थी, मगर रंजीत जो मेरे पीछे बैठा था और हर तरह तसल्लियां दे रहा था, वो बड़ा मददगार साबित हुआ। हमारे सफर की रफ्तार खासी तेज थी। चूंकि रंजीत को दिलीप की तरफ से खतरा था, ताहम वह डरपोक नहीं था। दूसरी बात यह थी कि पूना इस जगह से तकरीबन 32 मील था और यह मुसाफत काफी होती है। थक जाओ तो बता देना सलोनी, घोड़ा रोककर थोड़ी देर सस्ता लेंगे, वो बेतकल्लुफी से बोला। वक्त की रफ्तार फिर भी नहीं रुकेगी रंजीत बाबू, मैंने कहा। हमें वक्त का साथ देना होगा, वरना दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। ओह, तुम तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करती हो देवी। मगर मैं ठहरा ठाकुर, उजड़, गंवार, और भला मैं इन बातों को क्या जानूं। उसने अपना सुंदर मुखड़ा मेरे शाने पर रख दिया। हम घोड़े पर एक दूसरे से चिमटे हुए थे। यह भी इत्तेफाक था कि रंजीत को पूना का रास्ता मालूम था। वो शायद अक्सर इस रास्ता से गुजरा था, वरना इस दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते से इतनी आसानी और तेजी से गुजरना एक अजनबी के बस का रोग नहीं। रंजीत जानबूझकर रास्ते में आने वाले गांव और करियों से कतराकर गुजरता रहा। हमने पूना पहुंचकर ही दम लेने का फैसला किया था। हम तेजी से चलते रहे, मगर शाम हो गई और पूना अभी 10 मील रह गया था। जूं जूं अंधेरा बढ़ता गया, सफर की रफ्तार कम करनी पड़ी। ये 10 मील काफी देर में तय हुई, मगर मालिक का शुक्र है कि हम खैरियत से पूना में दाखिल हो गए। मुजाफाती इलाके में हम लोग घोड़े से उतर पड़े और पापयादा चलने लगे। मुझे पूना को देखकर इंतहाई खुशी हुई। मेरा अंग अंग झूम रहा था। नाना पीठ से कुछ फासले पर रंजीत का एक दोस्त रहता था। हम उसके आलीशान मकान में दाखिल हुए तो मैं उसकी इमारत देखकर हैरान रह गई। रंजीत के दोस्त का नाम कफील अहमद था। ये मुसलमान लड़का रंजीत का हम उम्र था। घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और चंद खादमों के अलावा कोई नहीं था। कफील अहमद ने एक खादिम को इशारा किया। वो फौरन ही रंजीत का घोड़ा लेकर चला गया। ये मेरी दोस्त सलोनी है, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। रंजीत ने मेरा तारुफ कफील अहमद से कराया। गालिबन इन मोहतरमा की वजह से ही हमने खटोइया को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है। कफील अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा के लिए क्यों? रंजीत बोला, कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया है। फिर वह अफसुर्दगी से कहने लगा, पिताजी। स्वर्गवास हो गए कफील। क्या कह रहे हो? क्या हुआ चचा को? कफील यूं चौंका जैसे उसके किसी खास अजीज का मामला हो। रंजीत ने ठाकुर साहब की मौत का सारा वाकया सुना दिया। कुछ देर के लिए माहौल सोगवार हो गया, मगर यह फिजा जल्द ही खत्म हो गई। रंजीत मेरी मौजूदगी में ज्यादा गम नहीं करना चाहता था। कफील अहमद की अम्मी भी बहुत नेक खातून थी। मैं उनसे मिलने गई तो सलाम दुआर गुफ्तगू के बाद खुश हुई। रंजीत ने कफील की मार्फत अम्मी को सलाम कहला दिया। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग तो बेहतरीन दोस्त हैं। इनके दरमियान जात पात का फर्क नहीं, ना मजहबी इख्तलाफ की कोई गुंजाइश। वो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन रफीक थे। खाने से फरागत पाकर दोनों दोस्त माजी की हसीन बातें करने लगे। उनका ज्यादातर मौजू बहस शिकार था। कफील अहमद और रंजीत दोनों ही शिकार के रसिया थे। बातों के दौरान कफील ने मुझे बताया, इन हजरत से मेरी मुलाकात एक शिकार के चक्कर में हुई थी। एक शिकार और दो शिकारी हों तो वाकई बड़ा लुत्फ रहता है। कफील ने मायने खेज नजरों से मेरी तरफ देखा और मैं कट कर रह गई। फिर वो तफसील से वाकया सुनाने लगा, जिस पर पहली गोली कफील ने चलाई थी, मगर वो बचकर निकल गया और कुछ दूर जब पहुंचा तो रंजीत की बंदूक ने उसे फायर पर रख दिया और वो ढेर हो गया। मगर उस वक्त कफील अहमद भी शिकार तक पहुंच गया। बहुत मुमकिन था कि उनके दरमियान झगड़ा हो जाता, मगर जब कफील ने कहा कि अगरचे इस पर पहला मेरा हक है,
मगर मैं दस्तबरदार होता हूं तो ठाकुर रंजीत सिंह की मोहब्बत फड़क उठी। वो राजपूती शान से बोला, नहीं दोस्त, अब ये तुम्हारा शिकार है, मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। उस दिन से ये लोग आपस में बेहतरीन दोस्त थे। अब क्या प्रोग्राम है? कफील अहमद ने मुस्कुराकर हम दोनों को देखा, फिर वॉल क्लॉक पर उसकी नजर जा पड़ी जो रात के 12 बजा रहा था। प्रोग्राम? रंजीत हंसकर बोला, बताओ सलोनी, कोई आइटम रह गया है क्या? मैं जवाब देने भी नहीं पाई थी कि कफील ने वजाहती अंदाज में कहा, हाँ शाबाशी का। जाहिर है रात काफी गुजर चुकी और अब आप लोगों को सो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है रात में तारे गिरने की बजाय अब तुम लोगों को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। हम सब कफील की बातों से हंसने लगे। चलते चलते उसने एक और चोट की, यूं तो आपकी दुआ से जगह की कमी नहीं, मगर शायद आप लोग इसी कमरे में। फिर वो हंसता हुआ तेज तेज कदमों से चला गया। अगर रुक जाता तो जरूर रंजीत उसके धप जमा देता। हमारे लिए 2 कमरे मखसूस किए गए, लेकिन उनके दरमियान अटैच गेट मौजूद था। अपने कमरे में आकर मैंने लाइट ऑफ कर दी और 0 वाट का बल्ब जला दिया। पूना में कफील अहमद के घर 1 हफ्ता गुजर गया जैसे कल की बात हो, लेकिन 8वें रोज उस दिन मुझे अचानक जमशेद का ख्याल आ गया। मैंने सैलानी निगाहों से जब उसके हालात दरियाफ्त किए तो पता चला कि वो अपनी ड्यूटी पर है। घर में सिर्फ शीवा ही थी। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि अनोपा और चंदा को जमशेद ने चलता कर दिया। उनसे हटकर मैंने रूपा के हालचाल दरियाफ्त किए। वह अब भी श्याम बाबू के घर में थी, मगर अब वो कुछ मलौले खातिर थी। उसकी जवानी उजड़ चुकी थी और चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। गालिबन अब रूपा को अपनी हैसियत के बारे में इल्म हो गया होगा। उसकी अफसरदगी से ये बात पाए सबूत को पहुंच रही थी। मुझे रूपा को देखकर बहुत अफसोस हुआ। गरीब लड़की अपना सब कुछ लुटा बैठी। मैं उस जालिम भाई, उस जालिम शौहर और उस जाहिर मुहाफिज से जरूर बदला लूंगी जिसने अपनी बहन, अपनी बहुओं और बीवी की मुंह बोली बहन को धोखा दिया। किस सोच में गुम हो सलोनी? रंजीत ने मुझे करीब से पुकारा। कुछ नहीं, बस यूं ही ऊट पटांग बातें सोचा करती हूं, मेरा जवाब था। मैंने रंजीत को जमशेद के बारे में नहीं बताया। मैं चाहती थी कि पहले शिवा से मिलकर एक खास प्रोग्राम मुरतब कर लिया जाए। मैंने हीले बहाने से बिलाखिर रंजीत को रजामंद कर लिया। मैं कुछ देर के लिए शिवा के पास जा रही थी। शायद वह मेरे साथ ही जाता, मगर उस दिन कफील अहमद ने कोई प्रोग्राम पहले से बना रखा था, इसलिए मजबूर हो गया। उस दिन पहली बार जब मैं कफील अहमद की कोठी से जमशेद के घर की तरफ रवाना हुई तो अजीब सा लग रहा था। मेरा दिल अजीबोगरीब जज्बात से लबरेज था। मैं अफसुर्दा भी थी और मसरूर भी, गुस्सा भी था और प्यार भी। ख्यालात के हजूम में घिरी हुई मैं जमशेद के मकान तक पहुंच गई। दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दी और जब मैं मकान में दाखिल हुई तो शिवा नलके पर खड़ी मुंह पर पानी के छपाके लगा रही थी, और जब उसकी निगाह पहली बार मुझ पर पड़ी तो नलके का दस्ता उसके हाथ में रह गया। दूसरा हाथ उसके रुखसार तक आकर रह गया। फिर उसकी आंखों से हैरत, फिर गुस्सा छलकने लगा। मैंने उसके ख्यालात पढ़कर अंदाजा कर लिया कि वो मुझे बदमाश और आवारा समझती थी और मेरी गुमशुदगी को इसी खाते में डाल चुकी थी। आओ महारानी जी, कहो, आवारगी से दिल भर गया कि नहीं? शिवा का लहजा बड़ा कटीला था। सुनो शिवा, मैंने आगे बढ़कर कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जरा अपने मियाँ के करतूत तो सुन लो, फिर तुम्हारा सर शर्म से खुद ब खुद झुक जाएगा। क्या फिर कोई अफसाना तराशा है? बरसों गायब रहने वाली छोकरी, तेरी बातों पर अब मुझे यकीन नहीं आ सकता। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ सलोनी, बेहतर यही है कि तुम यहां से दफा हो जाओ। खैर, मैं तो यहां से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे पास मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आई हूं, मैंने तेवरी चढ़ा कर कहा। मैं जरूर जाऊंगी शिवा, लेकिन यहां पूना में भी और बंबई जाकर भी तेरे पति देव के करतूत का भांडा फोड़ दूंगी। जानती है मुझे घर से बेघर किसने किया है? तेरे शौहर ने। मेरी गैरत किसने खराब की है? मेरी इज्जत किसने खराब की है? तेरे पति देव ने। रूपा को 20,000 रुपये में किसने फरोख्त किया है? तेरे प्राण पति ने। रूपा की बात पर शिवा उछल पड़ी। रूपा इस घर में मेरे बाद आई थी और बहुत दिन पहले जा चुकी थी। इस सूरत में इसे रूपा के बारे में क्यों कर इल्म हुआ? इस बात ने शिवा को वर्ताए हैरत में डाल दिया। मैंने इस मौके से फायदा उठाकर तंज के कुछ और तीर फेंके। शायद तेरे सास ससुर को यह नहीं मालूम कि जमशेद जल्द ही अनोपा और चंदा का सौदा करने वाला है। तेरे पास इस बात का क्या सबूत है? शिवा ने नरम पड़कर कहा। मैंने उसकी आंखों में झांका और हंसकर बोली, सबूत? वो तो बहुत से लोगों के सामने पेश करूंगी। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन ऐन दरवाजे पर रुककर कहने लगी, हरचंद बाहमन जी का मेरे ऊपर जबरदस्त एहसान है शिवा, मगर तेरी बातों ने मेरे मन में घाव कर दिया है। याद रख, अब तेरे पति को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा, चाहे तू उसे 7 तालों में छुपा कर रखना। शिवा मेरी बातें सुनकर मुश्तिल होकर जवाब देने लगी, जा जा, तुझ जैसी बाजारी छोकरियां ना मालूम कितनी आती हैं और मुंह पिटाकर चली जाती हैं। मैं गुस्से में पेचोताब खाती चली गई। रास्ते में ही मैंने एक खौफनाक मंसूबा जहन में मुकम्मल कर लिया। इस मंसूबे पर अमली जामा पहनाने के लिए मुझे एक लंबे चाकू की अशद जरूरत थी, इसलिए मैंने बाजार का रुख किया और एक दुकान पर लंबे फल का तेज चाकू पसंद करके खरीद लिया।
मेरे पास दलीप सिंह की दी हुई छोटी सी रकम अब तक पड़ी थी। चाकू मैंने एक नाजुक सी जगह पर छुपा लिया और जब नाना पीठ में कफील अहमद की कोठी पर पहुंची तो गेट पर ही मैंने रंजीत को इस तरारी हालत में लॉन पर टहलते हुए पाया। गालिबन वो यही समझा था कि उसे दाग देकर फरार हो गई हूं, मगर उसके इस ख्याल पर मुझे हंसी आ गई। अब वही तो मेरा सब कुछ था, मेरी जिंदगी, मेरी रूह। और कोई जिस्म अपनी रूह से अलहदा रहकर कब जिंदा रह सकता है। सलोनी, मुझे देखकर रंजीता जज्बात में डूबी हुई अफसुर्दा आवाज में कहने लगा, काश तुम इस शख्स के दिल की हालत का अंदाजा कर सको जो सिर्फ तुम्हारी खातिर जी रहा है। तुम्हें सोचना चाहिए था कि अचानक तुम्हारे गायब हो जाने से मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। क्या यहां खड़े खड़े ही सब बातें कर लोगे? कमरे तक जाने की इजाजत भी ना दोगे? मैंने मोहब्बत भरी लगावट से मुस्कुराकर कहा। उस वक्त रंजीत वाकई बहुत रंजीदा नजर आ रहा था, लेकिन मेरे लहजे की शौकी और अपनायत से उसका गम गलत हो गया और फिर उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों मीठी मीठी बातें करते हुए फिर से रंजीत के कमरे में आ गए। बातों का यह सिलसिला उस वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गया जब कफील अहमद का मुलाजिम दोपहर की चाय लेकर आ गया। ट्रॉली में चाय के अलावा ताज़ा फल और ड्राई फ्रूट भी काफ़ी मिकदार में थे। अब रंजीत का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। वो बात बात पर चहक रहा था। अचानक मैंने उससे कफील अहमद के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि उसे किसी अशद ज़रूरी काम से बंबई जाना पड़ा है, लेकिन वो रंजीत को यकीन दिलाकर गया था कि 1-2 दिन में ही वापस आ जाएगा। कफील अहमद के घर में हमें किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो सकती थी। घर में नौकर चाकर काफ़ी तादाद में थे और उन सबको कफील ने हदायत कर दी थी कि मेहमानों का दिल मैला न होने पाए। हस्बे मामूल आज रात भी हम देर तक बातें करते रहे और जब नींद के खुमार ने मेरी पलकों को बोझल कर दिया तो मैंने प्यार से रंजीत का शाना दबाकर अपने कमरे में जाने की इजाज़त चाही। नींद का तिलिस्म उस पर भी तारी हो चुका था। दरअसल अब रात का दूसरा पहर था और फितरी तौर से उस वक्त का जादू सर चढ़कर ही बोलता है। मैं रंजीत को खुदा हाफिज और शब्बा खैर कहकर अपने कमरे में चली आई। इस कोठी की हर चीज से कफील अहमद की दौलतमंदी का अंदाजा होता था। हम लोगों के लिए उसने जो कमरे ख्वाबगाह के मुंतखब किए थे वह बिलाशुबा बेहतरीन थे। उनमें आसाइश की हर वो चीज़ मौजूद थी जिसका इम्कानी तस्वुर किया जा सकता है। सच तो यह है कि गुज़िश्ता हादसात ने मेरी ज़िंदगी को यकसर ही बदल दिया था। जो ही मैंने सिलानी निगाह को इशारा किया, एक बार फिर अपनी ख्वाबगाह में रहते हुए पूना के गली कूचों का नज़ारा कर रही थी। सैलानी निगाह का सफ़र मामूल के मुताबिक जारी था। अब मैं जमशेद के दरवाजे पर थी और फिर पलक झपकते ही मकान के अंदर। मगर ये क्या, आज तो उसके घर में रात के 2 बजे भी सब लोग जाग रहे थे, मगर क्यों? मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था। शिवा अपने घर में थी, लेकिन वो इस वक्त बेहतरीन किस्म के कपड़े पहने हुए थी। बिल्कुल यूं लगता था जैसे आज ही वो इसमें ब्याह कराई है और कुछ देर बाद उसकी सुहाग रात शुरू होने वाली है। जी हाँ, उसका कीमती लिबास, उसका मेकअप और चेहरे पर फैले हुए जज्बात की झलक से इस बात की गमाजी हो रही थी। आगे बढ़कर जब मैंने जमशेद के कमरे में झांका तो उसके साथ एक अजनबी नौजवान को देखकर बड़ी हैरत हुई। ये कौन हो सकता है? मेरे दिमाग ने सवाल किया, मगर जाहिर है कि मैं इसका क्या जवाब देती। इस तरह अब मेरा जज्बा तजस्सुस काफ़ी बढ़ गया था। तीसरे कमरे में भी रोशनी मौजूद थी और यह बात मेरे लिए और भी अचंभे की थी। मुझे मालूम था कि शिवा तन्हा रहती है। जमशेद रूपा से छुटकारा पा चुका था और काफ़ी दिन पहले उसने अपनी दोनों जवान बहनों अनोपा और चंदा को भी बंबई चलता कर दिया था। इसलिए इस वक्त उस तीसरे कमरे में कौन हो सकता है? मेरी निगाह बिल आखिर उस कमरे में दाखिल हो गई। अनोपा, जी हाँ, उस कमरे में अनोपा ही थी। मैं बमुश्किल उसका चेहरा देख सकी। वो तो इस वक्त कीमती लिबास की गठरी बनी हुई थी। नई नवेली दुल्हनों की तरह वो अपने सर को दोनों टांगों में दबाकर बैठी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे जमशेद का घर शादी का कोई पंडाल है जिसमें एक की बजाय 2 सुहागनें अपने अपने पिया की मंजिलों से हमकनार होने वाली हैं। हैरत की बात थी कि आखिर शिवा को क्या सूझी। उसकी शादी को कई माह गुजर चुके थे। ये ठीक है कि वो कमसिन थी और हसीन भी, फिर यह कि शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि एक रात में और एक ही घर में 2 सुहागनें, गोया 2 जोड़ों ने शब अरूसी के लिए एक ही जगह का इंतखाब किया है। मैं इससे ज्यादा और क्या सोच सकती थी। अनोपा उम्र में शिवा से कुछ बड़ी ही थी, फिर वो शिवा के मुकाबले में इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। इसलिए अरूसी जोड़े में उस वक्त शिवा अनोपा से ज्यादा अच्छी लग रही थी। अलबत्ता यह जरूर कहा जा सकता है कि अनोपा उस वक्त तक कुंवारी थी जबकि शिवा शादीशुदा थी। अनोपा के पास से हटकर मैं फिर से जमशेद और उस शख्स को देखने लगी जो काफ़ी तंदुरुस्त और तवाना आदमी था, मगर उसके चेहरे पर बड़ी और घनी मूंछों, सर पर बदमाशों जैसी टोपी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं। फिर मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वो जमशेद से कुछ कह रहा था। जमशेद साहब, रुपया पैसा को मैंने हमेशा हाथों की मैल समझा है और मेरे ख्याल में रुपये को घूमते रहना ही चाहिए।
जब किसी जगह रुक जाता है तो नहुसत का सबब बन जाता है। फिर आप तो जानते ही हैं कि अपना तो धंधा ही कुछ ऐसा है, रोजाना हजारों लाखों इधर से उधर करते हैं। ऐसी सूरत में हमारी नजर में पैसे की क्या हैसियत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जमशेद सादतमंदी से सर हिलाकर बोला। मैं तो कहता हूं जमशेद साहब, आप इस नौकरी पर लानत भेजिए और हमारे साथ हो जाइए। चंद दिन में करोड़पति हो जाएंगे। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, जमशेद ने अफसरदा लहजे में कहा। मगर क्यों, आखिर इसमें हर्ज क्या है? आप कल से हमारे साथ काम शुरू कर सकती हैं। बात यह है जनाब कि मैं फितरी तौर पर ज़रा बुज़दिल हूं। जमशेद के मुंह से सच्ची बात निकल गई। मुलाजमत तो कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसमें कोई रिस्क लेनी पड़े। नो रिस्क नो गेम, राम सिंह ने मुस्कुराकर कहा। जमशेद का उस वक्त चेहरा काफी लटक गया और वह मुझे फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। फिर संभल कर बोला, राम सिंह जी, हर इंसान के साथ कोई ना कोई कमी होती है। जिस तरह आप समाजी बंधनों में जकड़ कर जिंदगी नहीं गुजार सकते, उसी तरह मैं इन बंधनों को काट कर जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकता। खैर छोड़ो यार, हम भी क्या खुश्क बातें करने लगे। इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे। गालिबन जमशेद उसका इशारा समझ गया। उठता हुआ बोला, मैं चलता हूं राम सिंह जी, गुड नाइट। फिर वह रुककर बोला, आपके कमरे में तमाम सामान रख दिया, फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक आवाज दे लेना। मैं बराबर वाले कमरे में हूं। बात अभी तक पूरी मेरी समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैंने राम सिंह के ख्यालात पढ़ना शुरू कर दिए ताकि आज रात की तकरीब का अंदाजा लगा सकूं। उस वक्त राम सिंह बड़ी अजीबोगरीब बातें सोच रहा था। वो सोच रहा था, यह भी कितना बेगैरत भाई है जिसने जानबूझकर अपनी बहन को एक स्मगलर के सुपुर्द कर दिया, महज चंद हजार रुपए की खातिर। हालांकि ये जानता है कि मैं अनोपा को बीवी नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मैं कानून और समाज का बागी हूं। एक स्मगलर ना तो पुरअमन और आम शहरी की तरह रह सकता है और ना ही जिंदगी के दूसरे कारोबार आम लोगों की तरह चला सकता है। राम सिंह के ख्यालात की रो बहक कर कहीं से कहीं निकल गई। आखिर में वो श्याम बाबू के बारे में सोचने लगा। दरअसल राम सिंह श्याम बाबू का एक एजेंट था। श्याम बाबू बज़ाहिर एक दयानतदार और शरीफ बिजनेसमैन था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। उससे शरीफ शहरी ने बहुत से खतरनाक स्मगलरों को गांठ रखा था और जबरदस्त किस्म के काले धंधे करके लाखों करोड़ों कमा रहा था। पूना में उसके मुतअद्दिद ज़ेर ज़मीन गोदाम थे जहां गैर कानूनी माल आता जाता रहता। सारे मुल्क में उसके नाजायज माल की खपत निहायत शानदार तरीके से हो रही थी। अचानक राम सिंह ने अपने ज़हन से तमाम ख्यालात को झटक दिया। अब वो शैतानी किस्म की मुस्कुराहट के साथ उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां अनोपा दुल्हन बनी हुई बैठी थी। अनोपा जो राम सिंह को अपना पति समझ रही थी। क्योंकि उसके बेगैरत भाई ने अब यही ड्रामा रचाया था, उस गरीब लड़की को अपने मुस्तकबिल के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं मालूम था। मैंने चाहा कि मैं अनोपा को सब कुछ बता दूं, मगर इस मामले में सबसे बड़ी कबाहत तो ये थी कि अनोपा मुझसे वाकिफ थी। फिर वो अचानक इस सुंदर सपने को टूटता हुआ देखना भी पसंद न करती। इसके अलावा एक बात और भी थी। मैंने सोचा कि मैं तो जमशेद से इंतकाम लेना चाहती हूँ। चलो ठीक है, अगर उसका सारा खानदान भी तबाह हो जाए तो मुझे ज़ाहिर खुशी होगी, इसलिए अनोपा का तबाह हो जाना ही बेहतर है। मैं यही सोचकर चुप हो गई और फिर अनोपा की बर्बादी का तमाशा देखने लगी। अचानक उस वक्त मुझे एक मजाक सूझा। वो एक भयानक मजाक था। मैंने फैसला कर लिया कि इस ड्रामे को बेहद करीब से देखूं, इसलिए मैं फौरन ही अपने बिस्तर से उठ गई। बाबा का बताया हुआ अमल पड़ते ही मैं खला में तैरने लगी और आन की आन में जमशेद के मकान में पहुंच गई। उस वक्त पूरा सहन भाई भाई कर रहा था। तीनों कमरे पूरी तरह रोशन थे, लेकिन कमरों के सामने राहदारियां भी रोशन थीं। सहन में घुप अंधेरा छाया हुआ था। मैंने दरमियानी कमरे का इंतखाब किया। उसमें अब तक रोशनी थी, हालांकि कमरे में कोई भी नहीं था। कुछ देर पहले राम सिंह और जमशेद इस कमरे में थे और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। उस वक्त मेरे जिस्म पर एक लंबा कोट था जिसमें मेरी चोटी बिल्कुल छुप गई। एहतियातन मैंने मुंह पर डाटा भी बांध लिया। इस हालत में मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं एक नाजुक अंदाम खूबसूरत लड़की हूं, बल्कि हर शख्स मुझे खतरनाक किस्म का चोर या डाकू ही तस्वुर करता। अब मैं बासानी लोगों को देख भी सकती थी और अपनी आवाज़ भी इन तक पहुंचा सकती थी। उस वक्त राम सिंह मेज के करीब एक कुर्सी पर बैठा हुआ शराब से दिल बहला रहा था। वो आदि शराबियों की तरह जाम बनाकर धीरे धीरे चुस्कियां लेकर शराब पी रहा था। धीरे धीरे उसने आधी से ज्यादा बोतल खाली कर दी। अब राम सिंह की आंखों में खुमार बढ़ गया था। मौका बहुत मुनासिब था, लिहाजा मैंने अपनी जगह खड़े खड़े कुव्वत इरादी से काम लेकर अपनी आवाज़ राम सिंह के कानों तक पहुंचा दी। मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा, राम सिंह, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। मुझे मालूम है कि तुमने एक लंबी रकम जमशेद को दी है, मगर उसने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ धोखा। यकीन ना हो तो तुम उस लड़की को देख सकते हो जो तुम्हारे सामने दुल्हन बनी बैठी है। ये वो नहीं जिसे तुमने खरीदारी से पहले देखा था।
मेरी पुरस्कार सरगोशी से अचानक राम सिंह दहल गया। वो हक्का बक्का होकर चारों तरफ देखने लगा। उसने नजर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। जंजीर अंदर से बदस्तूर लगी हुई थी। कमरे में राम सिंह और अनोपा के सिवा कोई ना था, और ये बात नामुमकिन थी कि अनोपा खुद ऐसी कोई बात करती। मुझे राम सिंह के ख्यालात पढ़कर हंसी आ रही थी। इसी तरह कई मिनट गुजर गए। जब मैंने इस किस्म के जुमले कई बार अदा किए तो राम सिंह ने शराबनोशी का सिलसिला खत्म कर दिया। अब वो धीरे धीरे अनोपा की तरफ बढ़ रहा था। चूंकि मैं अपना काम कर चुकी थी, राम सिंह का दिमाग बहक चुका था, लिहाजा तीर निशाने पर बैठा। राम सिंह अनोपा को देखकर जुज़बुज़ हो गया। गालिबन उसने पहली बार ही अनोपा को देखा था। हालांकि ये बात मैंने सिर्फ क्याफा से ही कही थी। चूंकि सुबह मैंने शिवा को घर में तन्हा पाया था, इसलिए मेरा ख्याल था कि अनोपा शाम को ही बंबई से आई होगी। ऐसी सूरत में यह लाजमी बात थी कि जमशेद ने राम सिंह से बात करते वक्त किसी दूसरी लड़की को दिखाया था। वो कौन लड़की हो सकती है, इस बात का मुझे कोई इल्म नहीं था। मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं थी। मेरा मजाक मुकम्मल हो चुका था, इसलिए खामोशी से उसका अंजाम देखने के लिए तैयार हो गई। इंसानी फितरत भी क्या चीज़ है। अगर मैं उस वक्त राम सिंह से इस किस्म की बात ना करती तो अनोपा उसके लिए बेहतरीन साथी साबित होती। राम सिंह अपने होशो हवास में ना था, शराब के नशे में बदमस्त हो चुका था, और जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि जमशेद ने उसे धोखा दिया है। जब उसने एक बार झटके से अनोपा का नकाब उलट दिया तो अनोपा कांप कर रह गई। उसे अपने दुल्हा से इस बात की हरगिज तवक्को न थी, मगर उस बेचारी को कुछ भी इल्म नहीं था। उसे क्या मालूम था कि उसके कमीना फितरत भाई ने उसे चंद हजार में एक ऐसे शख्स को फरोख्त कर दिया है जिसका ना तो कोई मुस्तकबिल है और ना माजी, जो उसे सुख नहीं दे सकता, ना इज्जत दे सकता और ना गैरत। तुम वो नहीं हो, राम सिंह ने अनोपा का चेहरा ऊपर उठाकर देखते हुए कहा। अनोपा दम बखुद रह गई। वो क्या जवाब देती। साफ साफ बताओ तुम कौन हो। मैं तुम्हारी दासी हूं नाथ, तुम्हारी धर्मपत्नी, अनोपा ने आंखें खोले बगैर धीमी आवाज में कहा। मगर यह कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें पहले नहीं देखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। राम सिंह उसकी चारपाई से उठकर बोला, मगर इस बार अनोपा ने हिम्मत से काम लिया। वो जल्दी से उठकर राम सिंह के कदमों में बैठ गई। उसने अपने हाथों से राम सिंह के पैरों को मजबूती से थाम लिया। उधर गुस्से की वजह से राम सिंह का बुरा हाल था। दरअसल राम ने शिवा को पसंद कर लिया था। उसे नहीं मालूम था कि शिवा शादीशुदा है और जमशेद की बीवी है। उधर जमशेद ने राम सिंह से सिर्फ सौदा तय कर लिया था, क्योंकि अनोपा उस वक्त तक नहीं आई थी। ये मामला भी श्याम बाबू ने ही तय कराया था। 3 दिन पहले श्याम बाबू के कहने से जमशेद ने बंबई तार दे दिया था। उसने अनोपा को फौरन बुलाया था। उसका ख्याल था अनोपा उस वक्त पहुंच जाएगी, मगर अनोपा को आने में जरा देर हो गई। इस अरसे में प्रोग्राम के मुताबिक राम सिंह जमशेद के मकान पर आ गया, जहां उसने शिवा को देखा और पहली निगाह में उसे पसंद कर लिया। और जब राम सिंह कुछ देर के लिए कहीं गया हुआ था, अनोपा उस वक्त यहां पहुंची। इसीलिए राम सिंह ने अनोपा को हुजले अरूसी में देखा था। अनोपा की मिन्नत समाजत बेकार नहीं गई। खतरनाक स्मगलर धीरे धीरे पिघलने लगा। जब उसकी दीवानगी हद को छूने लगी तो मजबूरन मुझे अपनी सैलानी निगाह उस कमरे से हटानी पड़ी। अब मैं फिर से तारीख सहन में चारों तरफ घूर रही थी। इस बार मेरी निगाह का रुख जमशेद के कमरे की तरफ था। मैं कहती हूं तुम्हें उस शख्स को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था, शिवा ने जमशेद को मुखातिब किया। तुम नाहक परेशान हो शिवी, वो बोला। अनोपा ऐसी गई गुजरी भी नहीं, वो जवान लड़की है, वो जरूर उसे पसंद आ जाएगी। अब देखो ना, अगर ऐसी बात ना होती तो। बेगैरत जमशेद इससे ज्यादा ना कह सका। गालिबन उसकी बात का मतलब शिवा भी समझ चुकी थी, मगर शिवा का दिल ना जाने क्यों लरज रहा था। अब मैंने शिवा के ख्यालात पढ़ना शुरू कर दिए। वो सोच रही थी, ये तो बहुत बुरा हुआ। जमशेद ने कहा, क्या? अगर ऐसा ही था तो इसे राम सिंह को घर पर नहीं लाना चाहिए था। वो एक बदमाश आदमी है। उसकी आंखों से तो मुझे भी वहशत आती है। कैसी खूंखार आंखें और कितना लंबा तिरंगा है राम सिंह। मैंने महसूस किया कि शिवा राम सिंह के बारे में मुतजाद ख्याल रखती है। वो उसे खौफजदा जरूर थी, मगर उसे राम सिंह की मर्दाना वजाहत पसंद भी आई थी। तकरीबन 1 घंटा तक मैं उन लोगों की गुफ्तगू सुनती रही। सच्ची बात तो यह है कि उस वक्त मैं बहुत खुश थी। उस वक्त जमशेद और शिवा किसी अनजाने खौफ से थर थर कांप रहे थे। हालांकि ये उनका अपना ही घर था। वो राम सिंह के मुकाबले में तादाद के एतबार से ज्यादा थे, मगर इन तमाम हकीकतों के बावजूद वो लोग खौफजदा थे। उनके मन का चोर उन्हें परेशान किए हुए था। खटका हुआ तो मैंने चौंक कर देखा। राम सिंह डगमगाते कदमों से कमरे से बाहर आ रहा था। मैं एक तरफ आड़ में हो गई। यूं भी उस तरफ गहरी तारीकी थी। मेरे नजर आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह सीधा शिवा के कमरे की तरफ जा रहा था। उस वक्त मैंने राम सिंह के ख्यालात पढ़े तो खुद मेरे जिस्म में कपकपी आ गई। राम सिंह के इरादे बहुत खतरनाक थे। वो सख्त मुश्तिल हो गया था। बहुत मुमकिन था कि वो इन लोगों को कत्ल कर डालता। कुछ भी हो, मुझे क्या, मैंने दिल में सोचा। मैं सिर्फ एक तमाशबीन हूं। राम सिंह एक लम्हे को दरवाजे पर रुका, फिर जोर से दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा।
जमशेद ने किसी ख्याल के तहत दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। 1 मिनट बाद राम सिंह ने अपनी भारी आवाज़ में जमशेद से दरवाज़ा खोलने को कहा। क्यों राम सिंह, क्या बात है? अंदर से जमशेद की लरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। सरकार, ज़रा दरवाज़ा तो खोलिए। राम सिंह ने दांत कटकटा कर कहा। आवाज़ मध्यम ही थी। मेरा ख्याल है अब तुम्हें सो जाना चाहिए, सुबह मुलाकात होगी। मेरी धर्मपत्नी सो चुकी है, अब मुझे जोर की नींद आ रही है। जमशेद, ऊंची आवाज़ में राम सिंह ने कहा। खैरियत इसी में है कि दरवाज़ा खोल दो। सिर्फ 1 मिनट देता हूं, वरना यकीन जानो पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। जमशेद को आखिर दरवाज़ा खोलना ही पड़ा, मगर अंदर घुसते ही राम सिंह ने जमशेद को घूंसों पर रख लिया। हर चोट पर जमशेद तिल मिलाकर घुटी घुटी आवाज़ में चीख पड़ता और हर बार मेरा दिल खुशी से झूम उठता। आज मेरे सामने उस शख्स की मुरम्मत हो रही थी जिसने मुझे कमज़ोर पाकर मेरी दुनिया बर्बाद कर दी थी। अचानक नामालूम किस जज्बे के तहत राम सिंह ने जमशेद को हाथों पर उठाकर दरवाजे से बाहर गैलरी में फेंक दिया। जमशेद मुझसे कुछ फासले पर ही आकर गिरा। गालिबन उसकी काफ़ी चोट आई थी। उसने 2-1 बार उठने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह से हिल ना सका। राम सिंह ने जमशेद को बाहर फेंकने के बाद फौरन ही दरवाज़ा बंद कर लिया। चंद मिनट बाद ही शिवा के कमरे से घुटी घुटी चीखें बुलंद होने लगी। ये शिवा की ही चीखें थीं। मेरी निगाह उस वक्त शिवा की पामाली का मंजर देख रही थी। उस वक्त राम सिंह बिल्कुल दरिंदा नजर आ रहा था। वो जमशेद का सारा गुस्सा शिवा पर ही उतार देना चाहता था। बेचारी शिवा, मेरे मुंह से बेइरादा निकल गया। लेकिन मेरे दिल में उस वक्त भी इन लोगों के लिए हमदर्दी के कोई खास जज्बात नहीं थे। यह सच है कि मुझे राम सिंह की ये हरकतें सख्त नागवार गुजरी थी, लेकिन मैंने कोई मुदाखलत नहीं की। शायद इसलिए कि मैं जमशेद और शिवा से बहुत नाराज थी। धीरे धीरे मैं अपनी जगह से खिसक कर जमशेद के करीब पहुंच गई। उसके सर में गालिबन चोट आई थी, खून बराबर बह रहा था, साथ ही वो कराह भी रहा था। मैंने करीब जाकर धीरे से जमशेद को आवाज़ दी, मगर वो कोई जवाब न दे सका। मैंने उसे छूकर देखा। अब मुझे अंदाजा हुआ कि जमशेद बेहोश हो चुका है। मैंने फौरन ही वापसी का इरादा किया। अब मैं फिर खला में तैरती हुई कफील अहमद की कोठी की तरफ जा रही थी। इस वक्त मेरे जहन में खलबली सी मची हुई थी। मैंने वो इंसानियत सोज मनाजिर देखे थे कि बौखला कर रह गई। इस किस्म के ख्यालात में बिलाखिर कोठी के करीब तक पहुंच गई। सुबह काजिब का वक्त शुरू हो चुका था। अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। कोठी के अंदरूनी कुछ हिस्से तारीक थे। हल्के चंद बल्ब बाहर की जानिब लॉन वगैरह की तरफ भी रोशन थे, मगर उनकी हल्की रोशनी से वसी और इस कोठी का अंधेरा दूर नहीं हो सकता था। अब मेरे पांव जमीन को छू सकते थे। इत्मीनान से चलती हुई मैं सीधी अपने कमरे की तरफ आ गई। अभी अंदर दाखिल हुई ही थी कि अचानक मैंने घुटी घुटी सी तेज आवाज़ सुनी। मेरा दिल धक से रह गया। वो मानूस आवाज़ मुझे रंजीत की मालूम हुई। चंद लम्हों बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अब कोई शक व शुबे वाली बात नहीं रह गई थी। यकीनन ये रंजीत की आवाज़ थी। लपक कर मैंने अंदरूनी अटैच गेट खोला और रंजीत के कमरे में दाखिल हो गई। अंदर का मंजर मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा भयानक था। वो एक मोटा ताज़ा स्याह नाग था जो रंजीत के जिस्म से लिपटा हुआ था। स्याह नाग ने बहादुर रंजीत को उस वक्त बिल्कुल बेबस कर रखा था। ये सांप काफ़ी लंबा और अमूमी हद से ज़्यादा मोटा ताज़ा था। देखने से इसे अजदा ही कहा जा सकता था। रंजीत के मुंह से अब भी घुटी घुटी आवाज़ें खारिज हो रही थीं। उसका बदन बिस्तर पर फड़क रहा था, मगर नाग पूरी तरह उसे लिपटे हुए था। इस तरह के नाग का निचला धड़ रंजीत की कमर तक लिपटा हुआ था, जबकि मूजी सांप का फन रंजीत के मुंह के करीब था। रंजीत की आवाज़ आलम सुकरात की तकलीफदेह आवाज़ मालूम हो रही थी। मेरे हाथ पांव फूल गए। इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? मैंने खुद से सवाल किया। मैं किस तरह अपने महबूब की मदद कर सकती हूँ? कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं बचपन से ही सांपों से डरती हूँ और उस मूजी को देखकर मेरे तो हवास ही जाते रहे। लेकिन मैं रंजीत को इस हालत में देखकर खुद को उसकी मदद से बाज भी नहीं रख सकती थी। मैंने उजलत में चाहा कि बढ़कर उस मूजी की गिरफ्त से रंजीत को बचा सकूं। उस वक्त रंजीत बेहाल हो चुका था। उसकी रसीली बड़ी आंखें उस वक्त बंद थीं। हर दम सुर्ख रहने वाला सुंदर चेहरा उस वक्त खौफ की वजह से पीला पड़ गया। जो ही मैंने रंजीत के पैरों को सांप की पकड़ से आज़ाद कराने की कोशिश की, एकदम मेरे हाथों को ज़बरदस्त झटका लगा और मैं फर्श पर दूर जा गिरी। हरचंद इस तरह अचानक गिरने से मेरे काफ़ी चोट आई, मगर उस वक्त रंजीत की जिंदगी खतरे में थी, इसलिए मैं अपनी चोट भूल गई और झपट कर फिर से रंजीत के पलंग की तरफ बढ़ गई। मगर इस बार तो मेरी चीख भी निकल गई। मोटा ताज़ा नाग एकदम पतला सा सांप बन गया और अब उसने अपना फन सुकेड़कर रंजीत के मुंह में दाखिल कर दिया। फिर वो मूजी सांप मेरे सामने ही तेजी से रंजीत के हलक में उतरने लगा, यहां तक कि पूरा सांप रंजीत के पेट में चला गया। इस करीब मंजर से इस कदर दिल बर्दाश्त हुई कि बेख्तियार चीख मारकर फर्श पर ढेर हो गई। होश में आने के बाद मैंने जिस शख्स को देखा वो मेरा रंजीत ही था, जो मेरे ऊपर झुका हुआ था। मैं रंजीत को दुरुस्त हालत में देखकर सारा रंजो गम भूल गई और बेख्तियार होकर उसके सीने से लग गई। वो भी बड़ा मुस्तरिब नजर आ रहा था।
अचानक रंजीत ने मुझे अपने बाजू में समेट कर उठा लिया और फिर वो मुझे यूं ही उठाए छप्पर कट तक ले गया। सुबह हमने एक साथ ही नाश्ता किया। कफील अहमद चूंकि अभी नहीं लौटा था, इसलिए आजकल हमें अपने कमरे में नाश्ता करना पड़ता था। थोड़ी देर बाद रंजीत ने एक अजीब सा सवाल कर दिया। दरअसल उसके इसी सवाल ने मुझे उसकी जानिब से मशकूक कर दिया था। वो नाश्ते के बाद फिर मेरे करीब आ गया। उस वक्त वो इंतहाई मोहब्बत का मुजाहिरा कर रहा था, मगर ना जाने क्यों आज मुझे उसकी हरकतें गैर फितरी सी मालूम हो रही थीं। रानी, अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। आखिर कितने दिन तक कफील अहमद के सर पर बोझ बने रहेंगे? लेकिन क्यों? मैंने जल्दी से कहा। अभी तो कफील वापस भी नहीं आए, और फिर अभी मेरा सारा काम बाकी है। मैं जिस काम से आई हूं उसे पूरा किए बगैर कैसे वापस जा सकती हूँ? कहने लगा, मेरी जान, हमें अपनी दुनिया खुद बनानी है, और जहां तक तुम्हारे काम का सवाल है वो मैं फौरन ही कर सकता हूँ। बस तुम बताओ कि क्या करना है और समझो कि काम हो गया। मेरा दिमाग एकदम भग से उड़ गया। रंजीत ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो मुझे बदला बदला नजर आ रहा था। खास तौर पर आज मुझे रंजीत की आंखों में अजीब सी तब्दीली का एहसास हो रहा था। अचानक मुझे रात वाला खौफनाक वाकया याद आ गया। रंजीत बाबू, मैंने कहा, रात को मैंने तुम्हारे जिस्म पर एक मूजी नाग। रंजीत ने मेरा जुमला पूरा न होने दिया। वो एकदम हंस पड़ा। हालांकि वो हंसी भी गैर फितरी थी। मैं जानता था मेरी जान, तुम डर जाओगी। उसने एक बार फिर मुझे सीने से लगा लिया, और ये मैंने जानबूझकर किया था। सोचा चलो थोड़ा सा मजाक ही रहेगा। उस वक्त मैंने रंजीत के ख्यालात पढ़ने शुरू कर दिए, क्योंकि अब मैं उसकी तरफ से मशकूक हो गई थी। वो सोच रहा था, देवी जी, अब तुम्हारी सारी अकड़फू खत्म करके ही दम लूंगा। मेरा नाम अगर सुधीर है तो देख लेना, एक दिन तुम मेरे चरणों में सर झुकाकर रहम की भीख मांगोगी। मैं तुम्हें इतना कष्ट दूंगा जिसके तसव्वुर से इंसान कांप जाता है। शायद इतना कष्ट किसी इंसान ने इंसान को नहीं दिया होगा। पर मुझे क्या? मैं कौन सा इंसान हूं जो मुझे इंसानों पर रहम आएगा? मेरी बरादरी में रहम का नाम कोई नहीं जानता, और मैं भी नहीं जानता। मैं उसके ख्यालात पढ़कर पसीना हो गई। मेरी इस अचानक तब्दीली पर रंजीत, जो दरअसल पुजारी सुधीर था, वो भी मुतवज्जा हुए बगैर न रह सका। वो मेरी ढारस बंधाने को बोला, अरे तुम्हें यह क्या हुआ? शायद तुम अभी पूना से नहीं जाना चाहती। खैर छोड़ो, मैं अपनी रानी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अब जब तुम खुद कहोगी तभी यहां से चलेंगे। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर ये कैसे मुमकिन है? सुधीर को पुलिस वाले मेरे सामने गिरफ्तार करके ले गए थे। वो किस तरह यहां तक आ सकता है? अगर ये मान लिया जाए कि यह सुधीर है, तो फिर रंजीत कहाँ गया? जिस्म में कोई फर्क नहीं, ये यकीनन रंजीत का जिस्म है। मगर रंजीत के विचार अचानक क्यों बदल गए? वो अपने दिल में ऐसी बातें क्यों सोच रहा था? और उसने खुद को सुधीर कहकर क्यों मुखातिब किया? ये मुअम्मा था और मैं इसे हल करने से कासिर थी। अब मुझे आइंदा जिंदगी के लिए, लाहे अमल के लिए काफी सोच समझकर कोई कदम उठाना था। मेरी तबीयत खराब हो गई है रंजीत, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मैंने थोड़ी देर बाद कदरे बेरुखी से कहा। रंजीत ने मेरी बेरुखी का कोई नोटिस ना लिया। वह मुस्कुराकर खड़ा हो गया और बोला, तुम शायद तन्हाई चाहती हो। ठीक है, अब तुम आराम करो, दोपहर को खाना साथ ही खाएंगे। नहीं नहीं, मैं दोपहर को खाना नहीं खाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। ओ देवी जी, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलूं? तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी मुलाजिम को बुलाकर कह दूंगी, डॉक्टर खुद यहाँ आ जाएगा। अब तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। मेरी बात सुनकर रंजीत सर हिलाता हुआ चला गया। उसके जाते ही मैंने कमरे के दोनों दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। वापस पलटकर जब मैं दोबारा कुर्सी पर आकर बैठी तो बेख्तियार उस वक्त अपनी बेचारगी पर रोना आ गया। मुझे यकीन नहीं आता था कि रंजीत पर सुधीर का कब्जा हो गया है। मैं घंटों इस किस्म की बातें सोचती रही। आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे। सोचते सोचते मुझे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। ना मैं बाबा का स्थान छोड़ती और ना इस मुसीबत में गिरफ्तार होती। काश मुझे दुनिया की लज्जतों का ख्याल ही ना आता। बहुत देर तक आंसू बहाने से मेरी तबीयत में हल्कापन पैदा हो गया। जब जरा जी ठहर गया तो मैं उठकर बाथरूम में चली गई। नहा धोकर थोड़ी देर के लिए मैं फिर से तरोताज़ा हो गई, और मुझ में फिर एक बार वही सलोनी जाग गई जो पहाड़ों से टकराने का अज़्म रखती थी और जो दुनिया के गमों को खातिर में ही ना लाती। मुझे क्या करना चाहिए, मैंने खुद से सवाल किया। इस बदमाश सुधीर का मुकाबला जो अब रंजीत के जिस्म पर काबू पा चुका है। दिमाग ने कहा, मगर किस तरह? मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं कि मैं इस पर फतेह पा सकूं। तुम आइंदा अपने आप को इससे बचाती रहो सलोनी, यही काफ़ी है। इसके अलावा तुम जान चुकी हो कि दरअसल सुधीर एक नाग है, इसलिए तुम्हें कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना होगा जिससे इस मूजी का खात्मा हो जाए। दिमाग ने सलाह दी। मगर तदबीर क्या हो सकती है? तुम इस बारे में जानवरों से मशवरा करो सलोनी। दिमाग ने एक बेहतरीन तजवीज़ पेश की। हाँ, ये मुमकिन है, मगर यहाँ जानवर कहाँ मिलते हैं? परिंदे तो यहाँ भी मिल सकते हैं, दिमाग ने उकसाया। ओह, मैं फौरन उठ बैठी। वाकई परिंदे तो यहाँ भी मिल सकती हैं। अब मेरा रुख कफील अहमद के पाएं बाग की जानिब था।
कोठी के अंदर वाकई ये मुख्तसर सा बाग कफील अहमद की बुलंद ज़ौकी का मजहर था। साफ सुथरे बाग में मुतअद्दिद छोटे लॉन, कुंज और कतार थे। उनके दरमियान बैठने के लिए खूबसूरत कुर्सियां और बेंचें थीं। मैंने एक पुरसकून गोशा मुंतखब किया। आमों के दरख्त हवा की शोखी से झूम रहे थे। बाहर की आमद थी। उस वक्त उन दरख्तों पर बूर आ रहा था, बूर जो फसल से पहले आता है। बाग में दाखिल होते ही मैंने मुख्तलिफ किस्म के मुतअद्दिद परिंदों की आवाज़ सुनी। अब मैं दरख्तों को गौर से देख रही थी कि किसी परिंदे को करीब बुला सकूं। मैंने एक स्याह कोयल का इंतखाब किया। जो ही मैंने उसे इशारा किया, कोयल उड़कर मेरे करीब आ गई। क्या हुक्म है मालकन? कोयल ने अपनी जुबान में कहा। मैंने कोयल की स्याह फामपुश्त पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, प्यारी कोयल, क्या तुम बता सकती हो कि सांप से बचने का तरीका क्या है? कोयल दम बखुद रह गई, फिर कुछ सोचकर बोली, मालकन, सांप तो धरती का जानवर होता है। उसके बारे में ज़मीन का ही कोई जानवर आपको बता सकता है। लेकिन मैं अब इस बारे में किससे बात करूं? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। न्योला मुनासिब रहेगा बीबी जी, कोयल ने कूक कर कहा। मैंने उज़र किया, मगर न्योले से मुलाकात कैसे हो सकती है? अगर इजाज़त हो तो मैं कोशिश करूं। कोयल ने मेरी तरफ देखकर इजाज़त चाही। मैंने फ़ौरन ही उसे इजाज़त दे दी। कोयल फुर से उड़ गई और फ़ौरन मेरी निगाहों से ओझल हो गई। धीरे धीरे निस्फ घंटा गुजर गया। अब उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी और जब मैं तंग आकर उठने ही वाली थी कि अचानक मेरे सामने एक मोटा ताज़ा न्योला आ गया। बेंच से कुछ फासले पर खड़े होकर उसने बड़े अदब से सलाम किया। उस वक्त कोयल ने अपनी आवाज़ में मुझसे रुखसती की इजाज़त चाही, जो मैंने उसे दे दी। अब मैं न्योले की तरफ मुतवज्जा थी। मैंने तुम्हें एक खास मशवरे के लिए बुलाया है, मैंने न्योले की तरफ देखकर कहा। आप हुक्म दें मालकन, मैं तो आपका अदना खादिम हूँ। क्या तुम मुझे नाग से निजात दिला सकते हो? मैंने कहा। मालकन, मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, मगर नाग को देखने से पहले मैं आपको क्या बता सकता हूँ? ठीक है, तुम उसे देख लो। वो इस वक्त एक मनुष्य के रूप में है। फिर मैंने न्योले को सुधीर का हुलिया बता दिया। न्योला इजाज़त लेकर फ़ौरन ही चला गया। वह चूंकि थोड़ी देर बाद ही आने का वादा कर गया था, इसलिए मैं उसी जगह बैठी रही। न्योला 15 मिनट बाद वापस आ गया, मगर उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। वो तो राजकुमार धीरन है मालकन, शीशनाग का सबसे बड़ा बेटा। शीशनाग का नाम सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। चेहरे पर हवाइयाँ छूटने लगीं। फिर मैंने संभल कर कहा, क्या तुम मुझे इस मूजी से निजात दिला सकते हो? बहुत मुश्किल है मालकन, न्योले ने कहा। फिर कुछ सोचता हुआ बोला, अलबत्ता एक बात हो सकती है। क्या? जल्दी से बताओ, मैंने हुक्म दिया। वो मेरी मौजूदगी में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह भी सच है कि मैं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने सोचा कि चलो इतना तो हुआ कि इस न्योले की मौजूदगी में वो मुझ पर हमला न कर सकेगा। मैंने कहा, आज से तुम मेरी हिफाजत करोगे और मेरे साथी रहोगे। बेहतर मालकन, न्योले ने अतात से सर झुकाकर जवाब दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। अब मैं वापसी के लिए उठ गई थी। न्योला कहाँ था ये तो मुझे पता न चल सका। अलबत्ता जब अपने कमरे में दाखिल हुई तो न्योला मुझसे पहले वहां पहुंच चुका था। उसे देखकर मेरी ढारस बंध गई। दोपहर का खाना मुझे तन्हा अपने कमरे में खाना पड़ा। जब से न्योला इस कमरे में आया था, रंजीत ना जाने क्यों इधर नहीं आया। अब मुझे यकीन हो गया कि रंजीत पर जरूर शीशनाग के बेटे धीरन का कब्जा हो गया है, और धीरन यकीनन वही मूजी नाग है जो अब तक पुजारी सुधीर के रूप में मेरे करीब रहा। न्योले की वजह से थोड़ी बहुत हिफाजत तो जरूर हो गई, मगर वो खुद बता चुका था कि धीरन का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बिल्कुल मजबूर थी, सिवाय इसके कि सब्र शुक्र करके हालात को देखती रहूं, और कर भी क्या सकती थी। सोचते सोचते अचानक जहन की रो रात के वाकयात की तरफ मुड़ गई। जमशेद के घर पर जो खौफनाक ड्रामा हुआ था उसका तसव्वुर करके मेरे रोंगटे उस वक्त भी खड़े हो गए। अब मुझे इस बात का रह रहकर ख्याल आ रहा था कि फिर उन लोगों का क्या बना। कुछ सोचकर मैंने अपनी सिलानी निगाह को जमशेद के घर चलने का इशारा किया और चंद लम्हों बाद मैं जमशेद के घर पहुंच गई। हालांकि मैं अपने कमरे में बिस्तर पर ही थी, मगर यहां रहकर जमशेद के घर के तमाम मनाजिर मेरी निगाहों के सामने थे। उस वक्त जमशेद का घर भरा हुआ था। मैंने देखा वहां पुलिस के लोग भी मौजूद थे और मोहल्ले पड़ोस के मर्द और औरतें भी जमा हो गई थीं। शिवा की हालत बहुत पतली थी, वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। बहुत सी औरतें उसे समझा बुझा रही थीं। फिर मैं उन औरतों की बात सुनने लगी। एक औरत ने कहा, बहन, अब रोने से क्या फायदा? लड़की नादान थी, गलती कर बैठी, इसमें किसी का क्या दोष? मगर रत्ना देवी, शिवा रोते हुए बोली, अब क्या होगा? पुलिस ने जमशेद पर शुबा किया है, हालांकि वो निर्दोष हैं। रात को वो छत से गिर पड़े थे, काफी जख्मी भी हैं। इन पुलिस वालों पर भगवान की मार पड़े। दूसरी औरत ने जलकर कहा, ये तो ऐसी ही हरकतें करते हैं, कसूरवारों को तो पकड़ नहीं सकते, बेकसूरों से जेलें भर देते हैं। मुझे उस औरत की बात सुनकर बड़ी हंसी आई। अब मैं क्या करूंगी बहन? इतना कहकर शिवा दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। तीसरी औरत ने शिवा को गले लगाकर कहा, रोना धोना खत्म करो, अपने पति को बचाने की फिक्र करो। मेरे पति कह रहे थे कि अगर पुलिस को कुछ दे दिया जाए तो जमशेद बाबू बच सकते हैं। वैसे भी ये साफ बात है कि नोपा ने खुदकुशी की है।
भला कोई भाई भावज इस तरह अपनी बहन को मार सकती हैं? मगर इन पुलिस वालों को कौन समझाए, रत्ना ने उदास होकर कहा। कितने पैसे देने होंगे? शिवा ने आंसू खुश्क करके कहा। ये तो राजेंद्र को ही पता होगा। रत्ना ने अपने पति का नाम लिया। बहन, भगवान के लिए राजेंद्र बाबू को जल्दी से बुला लो, मैं रकम का इंतजाम कर दूंगी, शिवा ने कहा। खैर, उसने जमशेद को आज़ाद करवा लिया और मैं वहां से वापस चली आई। कुछ दिन के बाद मैंने इस खेल को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। उस रात मैंने जागने का फैसला कर लिया। रात जब ढलने लगी तो मैं अंदरूनी दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे से बाहर निकल गई। फिर अपना कमरा बाहर से बंद किया। लाइट पहले ही ऑफ कर चुकी थी। अब मैं चोरों की तरह राहदारी तय करके फाटक की तरफ जा रही थी। मेरे सामने सबसे बड़ा मसला फाटक से गुजरने का था। उस तरफ चौकीदार का होना लाजमी था। अचानक मैंने अपना माथा पीट लिया। मुझे अब तक अपनी खुदादाद कुव्वत इरादी का ख्याल क्यों नहीं आया? फिर मैंने राहदारी में एक तरफ होकर कुछ पुरस्कार कलमात अदा की और आंखें मूंद लीं। अब मैं खला में तैर रही थी और जमीन से जब तक कदम ना छू जाएं, आंखें नहीं खोल सकती थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे पांव जमीन से लग गए और मैंने पटाख से आंखें खोल दी। अब मैं जमशेद के मकान में थी। सेहन में जहां हैंडपंप लगा हुआ था, मैं ठीक उसी जगह खड़ी थी। सेहन में तारीकी का राज था, मगर 2 कमरों में हल्की रोशनी मौजूद थी। एक में तो मियाँ बीवी हो सकती हैं, ये दूसरे कमरे में कौन हो सकता है? मेरे दिमाग ने सवाल किया। और जब मैंने सिलानी निगाहों से देखा तो मालूम हुआ कि आज मियाँ बीवी अलहदा अलहदा कमरों में सोए हुए हैं। मैंने दिल में कहा, यह भी अच्छा ही हुआ, अब मेरा काम कुछ और भी आसान हो गया। लंबे फल का चाकू बाहर निकालकर मैं बैरूनी कमरे की तरफ बढ़ गई। जमशेद उसी कमरे में सो रहा था। रात के सन्नाटे में उस वक्त मेरा हुलिया अजीब सा लग रहा था। मैंने चाकू वाला हाथ कदरे ऊंचा कर रखा था। अंधेरे में चाकू का फल चमक रहा था। 2-1 बार उस तरफ देखकर मुतमईन थी कि जल्द ही मैं काम निपटाकर चली जाऊंगी। जब काम होने वाला हो तो आसार ऐसे भी हो जाती हैं। उस दिन खुशबख्ती मेरे साथ थी। मैंने जब दरवाजे को आजमाया तो कबाड़ खुलते चले गए। अंदर पहुंचकर मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। जमशेद आराम से सो रहा था। मैंने उसके चेहरे पर हकारत से एक नज़र डाली, फिर मुंह भरकर उसके मुंह पर थूक दिया। जमशेद हड़बड़ाकर उठ बैठा, मगर मेरे हाथ में खुला हुआ चाकू और मेरे कड़े तेवर देखकर उस पर जाड़ा चढ़ गया। वो मर्द होकर एक कमज़ोर लड़की के सामने कांपने लगा। उसे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। क्यों जमशेद, वो बहादुरी क्या हुई? याद है इस कमरे में वो रात? जलील कमीने, अब होशियार हो जा। तूने मर्द होकर एक नाजुक लड़की पर रात के अंधेरे में हमला किया था, मगर आज एक कमज़ोर लड़की रोशनी में तुझे जगाकर वार कर रही है। मेरा वो हाथ जिसमें चाकू लहरा रहा था धीरे धीरे जमशेद के सीने की तरफ बढ़ रहा था। जमशेद की हालत लम्हा बलम्हा पतली होती जा रही थी। वो उठकर भागना चाहता था, मगर फितरी बुजदली से हिल भी ना सका। वो चीखें मारना चाहता था, मगर शायद उसका हलक खुश्क हो गया था, इसलिए आवाज़ ना निकल सकी। मेरा हाथ बढ़ते बढ़ते एक मुकाम पर रुक गया और फिर मैंने पूरी ताकत से चाकू का फल उस जालिम के सीने में ऐन दिल के मुकाम पर उतार दिया। एक तवील और भयानक चीख से पूरा मकान थर्रा उठा। जमशेद के सीने से गाढ़ा गाढ़ा खून उबल रहा था। मैंने जल्दी से चाकू का दस्ता साड़ी के पल्लू से साफ किया ताकि हाथ का निशान बाकी न रहे, और फिर फौरन दरवाजे की चिटखनी खोल दी। मगर जब बाहर निकलना चाहती थी उस वक्त शिवा आवाज़ें देती हुई उसी कमरे की तरफ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा भिड़ा रहने दिया और एक तरफ हो गई। जो ही शिवा दरवाज़ा खोलकर कमरे में आई, मैं दबे पांव बाहर से में निकल गई। अंधेरे में पहुंचकर मैंने फौरन ही कुव्वत इरादी से काम लेकर पुरस्कार परवाज़ शुरू कर दी। दोबारा कफील की कोठी में आकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। आज मैं खुश थी, बेहद खुश। अपने एक मूजी दुश्मन का काम तमाम करके मुझे दिली मुसरत का एहसास हो रहा था। दूसरे दिन अखबारात में जमशेद के कत्ल की खबर छपी। शिवा ने अपने बयान में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसका बयान इंतहाई मज़का खेज था। उसने कहा था कि 3 साल से गायब सलोनी मुझसे मिलने आई थी और उसने धमकी दी थी कि वो जमशेद को कत्ल कर देगी, मगर पुलिस को उसने दुश्मनी की कोई वजह नहीं बताई। इब्तदाई रिपोर्ट नाकाफ़ी और सख्त झोल रखती थी। इसके बावजूद मैंने रंजीत और कफील से मशवरा किया और खुद को रुपोश रखने का फैसला किया। धीरे धीरे हमें पूना आए हुए 3 माह गुजर गए। पुलिस जमशेद का कातिल तलाश करने में नाकाम साबित हुई और केस को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। फिर एक रात मैंने रंजीत से बंबई जाने का इरादा जाहिर किया। थोड़ी सी रदो-कदा के बाद रंजीत आमादा हो गया। मैंने रंजीत को अपनी रूहानी ताकत और ख्यालात पढ़ लेने की कुव्वत से रूशनास नहीं कराया था, क्योंकि राज अफशा हो जाने से पेचीदगियां पैदा हो सकती थीं। कुव्वत इरादी से काम लेकर मैं यकीनन 2-4 मील तो क्या सैकड़ों मील का सफ़र कर सकती थी, मगर रंजीत के साथ जाने का प्रोग्राम बना लिया था, इसलिए आम हैसियत के एतबार से सफ़र करना था।
हमारा प्रोग्राम दूसरे दिन 10 बजे वाली ट्रेन से रवानगी का था। पूना में आज रात मेरे पास कोई मशगला नहीं था, मगर सोने के लिए बिस्तर पर गई तो नींद उचाट हो गई। तबीयत घबराने लगी तो मैंने फैसला किया कि आज रात भी कोई मशगला किया जाए। सोच विचार के बाद मैंने रूपा से मुलाकात का प्लान बनाया और इस बात का इंतजार करने लगी कि रंजीत सो जाए तो मैं पूरे रात सफर पर रवाना हो जाऊंगी। बड़े क्लॉक ने जब ठीक 12 बजाई तो मैंने आहिस्ता से बिस्तर छोड़ दिया। मेरा रुख गैलरी के उस हिस्से की जानिब था जो अमूमन तारीख रहता था। उस हिस्से में पहुंचकर मैंने पूरे इसरार इसम का विर्द शुरू किया और एक बार फिर आंखें बंद कर ली। एक मरतबा फिर खला में तैरने का एहसास हुआ और जब पांव जमीन से लगे तो मैंने आंखें खोलकर जदीद तर्ज की उस खूबसूरत कोठी को देखा जो बंगले के तर्ज पर बनाई गई थी। लॉन पर खड़े होकर मैंने चारों तरफ निगाहें घुमाई। यहां से गेट जरा सी ओट में हो गया था, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं था। जब मैंने अंदाजा कर लिया कि जिंदगी किन कमरों में है तो कुछ सोचकर उस तरफ दबे कदमों चल दी। मैं श्याम बाबू के बंगले में महज तफरीह की नीयत से नहीं आई थी, बल्कि मेरा अपना एक खास मंसूबा था। माना कि यह बात खालिस इंसानी हमदर्दी से ही मुतल्लिक थी, मगर हकीकत यही है कि मेरी दिलचस्पी मायने खेज ही थी। सिर्फ 3 कमरों में हल्की रोशनी मौजूद थी, बाकी सब तारीक पड़े थे। मैंने खुफिया सैलानी निगाह से तमाम कमरों को कंघालना शुरू कर दिया, मगर मुझे कुछ देर के लिए अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। जी हाँ, ऐसी ही मजबूरी थी। काफी देर के बाद श्याम जब रूपा से रुखसत होने लगा तो मैं तारीकी की तरफ रींग गई। जब इत्मीनान हो गया कि श्याम जा चुका है तो मैं धीरे से दबे पांव चलती हुई रूपा के कमरे तक पहुंच गई। रूपा उस वक्त बाथरूम में थी। मैं इत्मीनान से कमरे में दाखिल हुई और रूपा के बेड पर एक तरफ बैठ गई। हल्का सा क्लिक हुआ तो मेरी तवज्जो बाथरूम की तरफ हो गई, जहां से रूपा बाहर आ रही थी। उसने बेड की जानिब देखा और मैं उसे नजर न आई। इत्मीनान से उसने पहले आईने में अपना जायजा लिया और अपने बालों को समेटकर पीछे बांध लिया। इन कामों से फारिग होकर जब वो बेड की तरफ बढ़ी तो अचानक एक अजनबी औरत को इतनी रात गई अपने बेड पर देखकर उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी कि मैंने जल्दी से लपक कर रूपा को थाम लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। और जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें जानती हूं और ये कि मैं शिवा की मुंह बोली बहन सलोनी हूं तो उसे कदरे इत्मीनान हुआ, मगर बहुत देर तक उसकी आंखों से बेयकीनी जाहिर होती रही। मुझे तफसील से बताओ और साबित करो कि तुम भूत या चुड़ैल नहीं हो, रूपा ने संभल कर कहा। मैंने मुख्तसर तौर से अपने खानदानी कवायफ बयान करके असल मौजू पर आते हुए कहा, रूपा मैं बेआसरा होकर बाहमन के पास बंबई में रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां शिवा और जेबा थीं। शिवा की शादी तुम्हारे भाई जमशेद के साथ 3 बरस पहले हुई और एक दिन जमशेद कह सुनकर मुझे अपने साथ बंबई से पूना ले आया। चूंकि पूना में शिवा अकेली नहीं रह सकती थी, जल्दी मुझे अंदाजा हो गया कि जमशेद की नीयत मेरी तरफ से साफ नहीं। इस बात का सबूत बिलाखिर उस रात मिल गया जब तन्हाई में मेरी कमजोरी से फायदा उठाकर जमशेद मेरे कमरे में घुस आया। उस रात मैंने तरह तरह से मिन्नत समाजत की, जमशेद के पांव तक छुए, मगर वो जालिम किसी सूरत न माना। उस रात तुम्हारे जालिम भाई ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और मेरी जिंदगी तबाह कर दी। बहुत दिन तक मैं शहरों शहरों गांव गांव आवारा फिरी, क्योंकि उस रात के बाद मैंने शिवा का घर छोड़ दिया था। अब 3 साल बाद फिर पूना आई हूं। मैंने जानबूझकर उसे बाबा के बारे में कुछ नहीं बताया और न ये कि मैं कुछ गैर फितरी ताकतें हासिल कर चुकी हूं। रूपा और श्याम के बारे में भी मैंने राजदारी की बातों से गुरेज किया। अलबत्ता चंद हालात जरूर बताए ताकि वह खुलकर मुझसे बात कर सके। रूपा ने जल्दी अपने सब्र की मसनूई नकाब हटा दी। अब वो बड़ी अपनायत के साथ मुझसे गुफ्तगू कर रही थी। बातों के दौरान अचानक उसे जमशेद के कत्ल का ख्याल आ गया और वो कदरे सहम कर बोली, अगर तुम सलोनी हो तो क्या तुम वही नहीं जिसने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था? मैं खामोश रही, गोया मैंने जुर्म का इकरार कर लिया। कुछ रुककर रूपा ने फिर कहा, यह सच है कि जमशेद ने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी, मगर तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब मुझसे हमदर्दी जताने आई हो। क्या मैं ये समझूं कि आज रात तुम दूसरा कत्ल करना चाहती हो? नहीं रूपा, ऐसी बेसरोपा बातें मत सोचो। मैं तुम्हें खास बात बताने आई हूं, गौर से सुनो। श्याम बाबू जिसे तुम अपना मंगेतर समझकर अपना जिस्म जान तक सौंप चुकी हो, वो तुम्हारा हरगिज नहीं हो सकता। उसने तुमसे बिल्कुल गलत कहा है कि वो शादी करेगा। वो तो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। इस शहर में श्याम की कई कोठियां हैं। रामनगर वाली कोठी में मिसेस श्याम अपने बच्चों के साथ मौजूद है। तुम इस बात की तस्दीक कर सकती हो। इस पर रूपा कुछ ढीली पड़ गई, फिर गैर यकीनी अंदाज में बोली, तुम्हारे पास इन बातों का क्या सबूत है? मेरा मतलब है कि श्याम बाबू। मैंने उसे समझाते हुए कहा, पागल मत बनो रूपा। तुम सिर्फ 20,000 में फरोख्त हुई हो। तुम बिक चुकी हो, लेकिन अब तुम अपनी कीमत से ज्यादा श्याम को राहत पहुंचा चुकी हो। श्याम तुम्हें सिर्फ दाश्ता बनाकर ही रख सकेगा और ऐसी सूरत में सोसाइटी में तुम्हारी क्या इज्जत होगी, इस बात का अंदाजा तुम खुद कर सकती हो। मैं शायद, वो बोली, इसके लिए भी तैयार हो जाती सलोनी, मगर अब यह नामुमकिन है। मैं रकम के इवज इस घर में नहीं रहूंगी। अलबत्ता मुझे एतराफ़ है कि मैं श्याम से प्रेम करती हूँ
अगर वो सिर्फ प्रेम का जवाब दे तो अब भी मैं उसकी दासी बनकर रह सकती हूँ। जहां तक रस्मी फेरों का सवाल है, वो सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए होते हैं। असल शादी तो वो होती है जब दो दिल एक ही मकसद से धड़क उठते हैं। तुम्हारे विचार बहुत उजले हैं रूपा, जैसे तुम खुद बहुत सुंदर और उजली हो, मगर तुम्हें मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचना चाहिए। इस घर में रहकर तुम्हारी रूह भी कुचली जाएगी। अभी तुम जवान हो, तुमसे लग्जिशें हुई हैं, मगर इनकी तलाफी हो सकती है। तुमने प्रेम में धोखा खाया और तुम्हें धोखे में डालने वाला खुद तुम्हारा भाई था। मैंने जरा तवक्कुफ से कहा, रूपा, अगर मैं जमशेद का काम तमाम ना कर देती तो वो जल्दी तुम्हारी तरह अनोपा और तुम्हारी बहन चंदा को भी मालदार लोगों के हाथों फरोख्त कर देता। जरा सोचो तो, मैंने उसे कत्ल करके बुरा काम किया है कि अच्छा? मैंने तुम्हारे खानदान को बदनामी से बचा लिया। रूपा, यूं भी जब से शादी हुई थी जमशेद तुम्हारे कुंबे की कोई मदद नहीं करता था। अब उसकी मौत से तुम्हारे खानदान पर क्या असर पड़ सकता है? मेरी बात का रूपा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर अब वो मुझसे खफा नहीं थी। कुछ सोचकर रूपा का मन भर आया। जब वो कुछ देर आंसू बहाकर चुप हो गई तो मशवरतन पूछने लगी, अब मैं क्या करूं सलोनी? तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। मुझे तो हर तरफ घोर अंधेरा ही दिखाई देता है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी मेरी बहन। मैंने रूपा को सीने से लगा लिया। उस रात मैं श्याम के घर से तन्हा नहीं लौटी, मेरे साथ रूपा भी थी। वो रात हमने कफील अहमद की कोठी में बातों में काट दी। सुबह को कफील और रंजीत मेरे कमरे में रूपा को देखकर अचंभे में पड़ गए। मैंने उन लोगों से रस्मी तौर पर रूपा का तारुफ कराया, ताहम चंद बातों के अलावा कोई खास बात उन्हें बताने से गुरेज किया। रूपा बहुत उदास थी, इसलिए मैं हर तरह उसकी दिलजोई करती रही। उसे श्याम से वाकई प्रेम हो गया था, मगर वो अपनी और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए इस प्रेम को ठुकरा कर चली आई थी। इसलिए रूपा मेरी नज़र में बहुत ऊंची हो गई थी। किसी नौजवान लड़की का अपने प्रेमी को इस तरह छोड़ देना कोई आसान बात नहीं, जबकि वो अपने प्रेमी के साथ बहुत सी रंगीन रातें गुजार भी चुकी हो। एक दिन फुर्सत और मौका देखकर मैंने कफील और रंजीत को रूपा के तमाम वाक़यात बता दिए। वो लोग भी रूपा से काफ़ी मुतासिर हो गए और मेरी तरह वो भी रूपा की दिलदही करने लगे। चंद रोज के बाद रूपा का मन उचाट रहने लगा और जब उसने अपने घर बंबई जाने पर बहुत असरार किया तो एक दिन हम लोग उसे स्टेशन तक पहुंचाने गए और जब गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया तो उस वक्त वापस हुए। एक हफ्ते बाद मैंने रंजीत को बंबई चलने के लिए कहा और जब हमने कफील अहमद से इजाज़त तलब की तो उसने बमुश्किल तमाम 2 हफ्ते की छुट्टी दी। नीज उसने अपनी बंबई वाली कोठी का पता देकर हमें मजबूर किया कि हम लोग उसी कोठी में जाकर ठहरें। साथ ही कफील अहमद ने उसी दिन फ़ोन पर बंबई की कोठी में रहने वाले मुलाजमों को मुतला कर दिया कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, उन्हें मेरी जगह समझना और उनके आराम और साइश में कोई कसर उठा न रखना। कफील अहमद से मिलकर मेरे दिल से मुसलमानों के बारे में पैदा शुदा वह तमाम शकूक व शुबहात रफ़ा हो गए जो बिल्कुल फर्जी थे। जब से रूपा बंबई के लिए सवार हुई थी मुझे कई बार यूं लगा जैसे कफील अहमद उदास है। वो बातों के दौरान खिलखिलाकर हंसना भूल गया था और बात बात पर लतीफ़े भी अब उसे याद न आते थे। जाने से पहले मैंने अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए कफील को पकड़ लिया। एक बात बताओ कफील भाई, मैं उसे भाई कहने लगी थी, जब से रूपा बंबई गई है तुम कुछ उदास रहते हो। वो जोर से हंस पड़ा। मैंने उसके ख्यालात को पढ़ना चाहा। काश वो ना जाती, वो सोच रहा था। कितनी खूबसूरत और कितनी गरीब है वो लड़की। उसके साथ उसके बदकमाश भाई ने कितना जुल्म किया है। काश मैं उसे सहारा दे सकता। तुम उसे ज़रूर सहारा दे सकते हो मेरे भैया, मैंने उसके गाल थपथपा कर कहा। कफील अहमद बुरी तरह चौंक कर मेरी आंखों में झांकने लगा। तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं, तुम झूठे हो, मैंने तुर्की ब तुर्की कहा। क्या सबूत है कि मैंने ऐसा चाहा है? तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे रहती हैं? मैंने पूछा। इसलिए कि इस घड़ी का पेंडुलम टूट गया है। कफील की बात पर हम दोनों हंस पड़े। उस वक्त रंजीत आ गया और वो भी दिलचस्प बातों में शामिल हो गया। ट्रेन में सवार होकर कफील ने कदरे उदास लहजे में कहा, तुम लोग बहुत जिद्दी हो। मैं नहीं हूँ, रंजीत ने कता कलाम किया। यह सिर्फ इन देवी जी का करिश्मा है। मैं तो पूना से हिलना नहीं चाहता। 3 दिन से ज़्यादा रहने वाला मेहमान हैवान कहलाता है, मैंने रंजीत से मज़ाहिया अंदाज में कहा। इसी में खैर है, चुपचाप चले चलो। ऐसा ना हो कि जब मेज़बान तंग आकर खुद ही कानों से पकड़कर दरवाज़ा दिखा दे तो गोया आपको इस खादिम से यही तवक्को है। इस पर कहती हो कि तुम मेरे भाई हो। भैया कफील, कफील भाई। कफील अहमद मुंह टेढ़ा करके बोलता रहा। मैं और रंजीत मुस्कुराते रहे। खुशगपियों में टाइम पूरा हो गया और जब इंजन ने दूसरा विसल बजाया तो मैंने कफील का हाथ पकड़कर उसे डिब्बे से उतार दिया। याद रखना सलोनी, इस बात का बदला ज़रूर लूँगा, वरना नाम फेर कर रख देना। यानी हमने इधर कहका लगाया, उधर गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। कफील अहमद उस वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ा रुमाल हिलाता रहा और हम डिब्बे से बाहर झांक कर उसे देखते रहे जब तक ट्रेन घूमकर प्लेटफॉर्म से ओझल न हो गई। फर्स्ट क्लास के उस डिब्बे में उस वक्त हमारे सिवा कोई मुसाफिर ना था। हाँ, ये बताना तो भूल ही गई कि मना करने के बावजूद
हमारे सफ़र का तमाम इंतज़ाम खुद कफील ने किया। टिकट वगैरह भी उसी ने बुक करा लिए थे और चलते वक्त जबरन तौर पर रकम मेरे पर्स में डालकर बोला, हमारे मुआशरे में भाई जब बहनों को विदा करते हैं तो ज़रूर कुछ देते हैं। आज भी सोचती हूँ तो सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। कितना अजीम था मेरा भाई कफील। काश वो मेरा हकीकी भाई होता, मगर उसने अपने अमल से खुद को ऐसा ही साबित कर दिखाया था। क्या सोच रही हो रानी? यकायक रंजीत अपनी सीट से उठकर मेरे करीब आकर बैठ गया। मैं कफील के बारे में सोच रही हूँ। वो एक अजीम इंसान और बेहतरीन दोस्त है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो एक अच्छा भाई और कारामद शायरी भी है। मैंने कहा, ताज्जुब की बात है कि इतना मालदार आदमी इतना मुनकसिर मिजाज भी हो सकता है। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है मेरी जान, रंजीत ने कहा। गाड़ी पहाड़ी इलाके की हरियाली के दरमियान फराटे भर रही थी। इत्तफाक से उस वक्त अबर छा गया था। शायद हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। हम दोनों के दरमियान नोकझोंक चलती रही, यहां तक कि ट्रेन बंबई के आखिरी स्टेशन बोहरी बंदर पर पहुंच गई। राहनगर के लिए बोहरी बंदर का स्टेशन ही करीब पड़ता था। जब हम गेट पर पहुंचे तो बाहर खड़े हुए एक सन रसीदा शख्स ने गौर से हम दोनों को देखा। मुआफ कीजिएगा, वो करीब आकर बोला, क्या आप हजरात पूना से तशरीफ ला रहे हैं? जी हाँ। अगर आप रंजीत बाबू हैं और आप मिस सलोनी बीबी, तो मैं आप लोगों का खादिम अब्दुल करीम हूँ। मुझे कफील बाबू ने फ़ोन पर आपकी आमद और आप लोगों का हुलिया बता दिया था, इसीलिए मैंने आपसे अर्ज़ किया है। आप दुरुस्त समझे हैं जनाब, रंजीत ने बड़े अदब से कहा। हम कफील बाबू के मेहमान हैं, इसलिए आपके भी मेहमान हैं। जब से हम लोग पूना से बंबई आए थे रंजीत मुझसे कटा कटा सा रहने लगा था। चूंकि पूना में एक बार रंजीत पर जालिम साधु सुधीर का कब्जा हो गया था और मैंने इस तरफ से मशकूक होने के बाद जंगली जानवरों से मदद चाहिए थी। इस सिलसिला में एक न्योले ने मेरी मदद की थी। उसके बाद रंजीत की हालत ठीक हो गई, मगर बंबई आने के बाद फिर से रंजीत में तब्दीलियां महसूस कर रही थी। उस दिन रंजीत बंबई की तफरीह को अकेला ही चला गया। वजह यह थी कि सुबह ही से मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। जब रंजीत ने मुझसे चलने को कहा तो मैंने खूबसूरती से टाल दिया और वह अकेला ही घूमने फिरने चला गया। सर के दर्द में धीरे धीरे इजाफा होने लगा। मजबूरन मुझे हल्की सी दवा लेनी पड़ी और जब कदरे तकलीफ कम हुई तो मैंने लॉन में बैठने का प्रोग्राम बना लिया। क्या मैं हाजिर हो सकती हूँ? एक अजनबी नौजवान लड़की ने लॉन की तरफ आते हुए कहा। आइए आइए। मैंने उठकर उसका खैर मकदम किया, तशरीफ़ रखिए। और जब वो बैठ गई तो मैंने अपना नाम बताकर कहा कि अब हमारा तारुफ हो जाए तो बेहतर है। जवाब में उस खूबसूरत और कमसिन लड़की ने अपना नाम रोशनी बताया। यकीनन नाम का असर ज़ात पर ज़रूर होता है। आप मुजस्सम रोशनी हैं, मैंने कहा तो लड़की ने शर्माकर गर्दन झुका ली। उस लड़की के आदाब नहायत शरीफाना किस्म के थे। आप कफील अहमद से वाकिफ़ होंगी। कुछ देर के बाद रोशनी ने बात आगे बढ़ाई। बहुत अच्छी तरह, वो तो मेरे भाई हैं, मैंने जल्दी से कहा, और ये कोठी भी उनकी ही है। ओह, माफ़ कीजिएगा। इतना कहकर रोशनी खुद ही शर्मा गई। क्या हुआ रोशनी? मैंने पूछा। कुछ नहीं, मैं समझी थी कि आप मिसेस कफील हैं। उसने निचला होंठ दांतों में दबाकर कहा। अच्छा हुआ आपने जल्दी ही इतला कर ली। मेरा ख्याल था कफील अहमद साहब आ गए होंगे, लेकिन अब क्या हो सकता है। रोशनी के चेहरे पर फिक्र की लकीरें नुमाया हो गई थीं और जब मैंने असरार करके अहवाल दरियाफ्त किया तो रोशनी ने बताया, भाई कफील अहमद से हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। दरअसल वो हमारे अजीज़ भी होते हैं। अम्मी जान एक अरसा से सख्त बीमार हैं और उनकी हालत बहुत नाजुक है। रोशनी के खूबसूरत चेहरे पर उस वक्त बला की उदासी फैल गई। उसने ज़रा दम लेकर फिर से कहना शुरू किया। मेरा और भाई अख्तर का अपनी अम्मी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। अम्मी की आखिरी ख्वाहिश है कि वो कफील भाई के सामने हमारे बारे में कुछ वसीयत करें। इस वक्त कफील भाई यहाँ मौजूद नहीं। वैसे उन्होंने अपने खत में लिखा है कि जल्दी बंबई आ रहे हैं। मुझे अफसोस है रोशनी, काश मैं आपके किसी काम आ सकती। मैंने रंजीदा होकर कहा। आप? हाँ, आप कुछ कर सकती हैं। आपने अभी बताया था कि कफील अहमद आपको बहन कहते हैं। इस तरह आप उनकी जगह पर कर सकती हैं, अगर आप जहमत करें तो। मैंने कता कलामी करके जल्दी से कहा, इसमें जहमत की क्या बात है? मैं इस वक्त चलने को तैयार हूँ, तुम ठहरो। मैं अब्दुल करीम को देखती हूँ, ज़रा उन्हें बता जाऊँ। अब्दुल करीम उस वक्त मौजूद नहीं थे। मामला चूंकि बहुत नाजुक था, किसी वक्त भी रोशनी की माँ फौत हो सकती थी। इंसानी हमदर्दी के तकाजे से मजबूर होकर मैंने फ़ौरन रोशनी के साथ जाने पर इरादा कर लिया। फिर रोशनी की कार मौजूद थी, अगरचे ये कार काफ़ी पुरानी और खस्ता हालत में नजर आ रही थी, मगर जब उस पर सवार हुए रोशनी ने खुद उसे ड्राइव किया तो मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा। रफ्तार के एतबार से यह कार किसी तरह नई गाड़ी से कम न थी। सफ़र काफ़ी तवील साबित हुआ। काफ़ी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी तकरीबन 1 घंटे तक मुख्तलिफ सड़कों और बाज़ारों से गुजरती हुई शहर के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में दाखिल हो गई। यहाँ की इमारतें काफ़ी बड़ी और दीदाज़ेब थीं। शहर की आबादी की तरह यह भी एक गुंजान इलाका था। कार एक कुशादा कोठी के सामने आकर रुक गई। आहनी गेट पर उस वक्त कोई चौकीदार नहीं था और ना ही कोठी पर नेम प्लेट मौजूद थी।
कार का हॉर्न 3 बार मखसूस अंदाज में बजाया गया और मैंने एक नौजवान को दरवाज़ा खोलते हुए देखा। मेरे ख्याल में ये रोशनी का भाई अख्तर होगा। ये नौजवान जो गेट खोलने आया था बिलाशुबा मर्दाना हुस्न वजाहत का शाहकार मालूम होता था। चूंकि रोशनी खुद भी हज़ारों में एक थी, इसलिए मैंने अंदाज़ा किया कि यह नौजवान रोशनी का भाई अख्तर होगा, और मेरा ख्याल गलत नहीं निकला। लेकिन मुझे हैरत हुई कि अख्तर ने मुझसे तारुफ हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही रोशनी ने हमारा तारुफ कराना ज़रूरी समझा। मैंने इस बात को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया। हम तीनों खामोशी के साथ कोठी में दाखिल हो गए। कुशादा कोठी में हर तरफ सजावट और दिलकशी का समा था, मगर अब तक इतने बड़े मकाम में रोशनी और अख्तर के सिवा कोई मुतनफ़्फ़स नज़र नहीं आया। ना जाने कि उस वक्त मेरी छठी इस खतरे का एहसास दिला रही थी, मगर मैंने इन बातों का ख्याल ना करते हुए खुद को पुरसकून ही रखा। अब तक ना जाने क्यों मैंने रोशनी के ख्यालात पढ़ने की कोशिश नहीं की। इसकी एक वजह यह भी थी कि मुझे इस मासूम सी लड़की पर कुछ ज़्यादा ही एतमाद हो गया था। बिलाखिर हम एक कमरे के सामने जाकर रुके। रोशनी ने इशारे से मुझे रुकने को कहा। अख्तर अब भी हमारे साथ ही था, मगर वो बिल्कुल गूंगा और बहरा इंसान मालूम होता। डॉक्टरों ने ताकीद किया है कि मरीज को ज़्यादा परेशान न किया जाए, रोशनी ने सरगोशी के अंदाज में कहा। हम आपको अम्मी के पास छोड़कर जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैंने सर को इस बात में जुम्बिश दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रोशनी ने दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और फिर हम एक एक करके कमरे में दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि सामने एक बेड पर कोई शख्स कंबल ओढ़े लेटा था और मेरे ख्याल में यही रोशनी की अम्मी जान थी। करीब जाकर इस ख्याल की तस्दीक हो गई। एक ज़ईफ़ औरत, जिसके बुशरे से साफ जाहिर था कि वह कभी बेहद खूबसूरत रही होगी, बिस्तर पर आंखें बंद किए बेहिस और कद पड़ी थी। अवलन तो मुझे गुमान हुआ कि इस औरत की रूह कब से अंसरी से आज़ाद हो चुकी है, मगर चंद लम्हों के बाद राय बदलनी पड़ी, क्योंकि बीमार खातून आस्तगी से सांस ले रही थी। अब हम लोग बाहर जाते हैं, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो इस इलेक्ट्रिक बटन से लाइट वार्निंग दीजिएगा, रोशनी ने अदब से कहा। फिर वो अख्तर का हाथ थामकर कमरे से चली गई। मैं सख्त हैरान थी। अब पहली बार मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मैंने रोशनी के बारे में अब तक कुछ तफसील से मालूम नहीं किया था और बस अब अचानक यहाँ तक चली आई थी। ख्यालात की रो बहक रही थी। गैर इरादी तौर से मेरी निगाहें मरीज़ा के चेहरे पर मरकूज होकर रह गईं। उजले चेहरे पर बीमारी और नकाहत ने पीलापन पैदा कर दिया था। अब तक खातून की आंखें बंद थीं। फिर मैंने महसूस किया कि वो आंखें खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उफ, वो आंखें! पहली बार तो उन खौफनाक और बड़ी आंखों से सहम कर रह गई, मगर फिर ऐसा लगा जैसे मैंने इन आंखों को पहले भी कहीं देखा है। सुर्ख बड़ी बड़ी भयानक आंखें, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि इन आंखों को कब और कहाँ देखा है। हाफजा पर बेहद जोर देने के बाद जब कोई बात ना बन सकी तो मैंने झुंझलाकर सोचना तर्क कर दिया और फिर गौर से मरीज़ा की जानिब देखने लगी। इस बार हैरत और खौफ की वजह से मेरे हवास जवाब देने लगे। मरीज़ा का चेहरा धीरे धीरे अपनी साख्त बदल रहा था और मेरे देखते ही देखते मरीज़ा की जगह पुजारी सुधीर उस बिस्तर पर लेटा हुआ था, जहां चंद सानिये पहले तक एक नातवार मरीज खातून जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। सुधीर एक झटके से उठकर बैठ गया। उसकी पेशानी पर सिलवटें पड़ी हुई थीं। आंखों में दरिंदगी पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। नारियां खुद को बड़ा पालक समझती हैं, मगर बड़ी मूर्ख होती हैं, उसने मेरी तरफ देखकर बड़ी हकारत से कहा और मैं उसके ख्यालात पढ़ने लगी। वो सोच रहा था, बेवफा और हसीन औरत, इस बार मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। तू समझती कि सुधीर बिल्कुल अनाड़ी है और वो औरतों के मकरो फ्रेब से आगाह नहीं, मगर इस मर्तबा मैं तेरे फ्रेब में नहीं आऊँगा। मैं तेरे जिस्म को इतना कष्ट दूंगा कि तेरे मन से जिंदगी की आशा ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुझे अपने प्रेमी रंजीत पर बड़ा घुमंड है, लेकिन तू अपनी आंखों से देख लेगी कि वो भी तेरी कोई मदद ना कर सकेगा। वो तो क्या, इस धरती पर कोई ऐसा नहीं जो मेरे सामने ठहर सके। धरती पर मेरी हुकूमत है और मैं नागों के राजा का बेटा हूँ, राजा कुमार धीरन, जिसकी ताकत से हर कोई पनाह मांगता है। अच्छा, तो तुम ये हो महाराजे सुधीर कुमार, मैंने तंज के तीर बरसाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा दास सुधीर, वो भी तुर्की व तुर्की बोला। मगर ये कठोइया नहीं है देवी जी, जहां से तुम मुझे धोखा देकर निकल आई थी, यहां अब तुम मेरी कैद में हो। यह कमरा तुम्हारे लिए कब्र का काम दे सकता है। अलबत्ता अगर मेरे कहने पर अमल करोगी तो बस ऐश ही ऐश है। अच्छा, तो वो क्या काम है जो मुझे अंजाम देने हैं? बहुत मामूली सा काम है देवी जी। तुम अगर चाहो तो ये काम चुटकी बजाते कर सकती हो। इस तरह तुम्हें खुद भी बहुत फायदा होगा। तुम अगर किसी को नापसंद करती हो या कोई तुम्हारा दुश्मन है तो उसे बासानी रास्ता से हटा सकती हो, और कमाल यह होगा कि तुम पर हरगिज किसी को शक नहीं होगा। मगर वो कैसे? तुम्हारी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। मैंने अनजान बनकर पूछा। सब कुछ समझ लोगी, मगर तुम्हें वादा करना होगा कि एक खास वक्त तक तुम मेरे हुक्म पर काम करती रहोगी। और वह वक्त कितना होगा? मैंने जल भुनकर कहा। ज्यादा से ज्यादा 5 साल। ओह, 5 साल, ये तो बहुत लंबा चक्कर मालूम होता है। खैर, अब तो मुझे इजाजत दो, इस बारे में फिर कभी बात होगी।
इतना कहकर मैं उठ गई और जब दरवाजे पर पहुंची तो मालूम हुआ कि दरवाज़ा बाहर से बंद किया जा चुका है। उस वक्त मैंने उस मकरू बला की आवाज़ सुनी। वो भयानक अंदाज में बेतहाशा हंस रहा था। सलोनी, जिसे तुम रोशनी और अख्तर समझ रही हो, वो मेरे दास थे और उस वक्त तक ना तो कमरे में आएंगे और ना दरवाज़ा खोलेंगे जब तक मैं खुद उन्हें आवाज़ ना दूं। सुधीर, अब तुम उन्हें आवाज़ दे दो। अब मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकती। अब क्या इरादा है सलोनी देवी? मुझे वापस आते देखकर सुधीर ने कहा। वही जो पहले था। क्या मतलब? वो गुर्राया। मतलब बिल्कुल साफ है श्रीमान जी, मैंने पुरमानी अंदाज में कहा और वापस आकर फिर उसी कुर्सी पर टिक गई जहां पहले बैठी थी। सुधीर खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। मैं तुम्हारे हुक्म पर नहीं चल सकती। कुछ देर बाद मैंने कहा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बिल्कुल आखिरी, मैंने होंठ भींच कर कहा। ठीक है। तू सारा? सुधीर की आवाज़ पर दरवाज़ा फौरन खुल गया और एक निहायत कवि हैकल, मोटा और भद्दा शख्स जो शक्ल सूरत से अफ्रीका का कोई वैशी मालूम होता था अंदर आ गया। उसके दाएं हाथ में तेज धार बर्छा मौजूद था। तुम्हारी कैद में है, इसकी बहुत अच्छी तरह खातिर मदारत करो, समझे? सुधीर की बात पर वैशी ने अदब से सर को झुका दिया। फिर आगे बढ़कर उसने अपने आहनी हाथ से मेरी कलाई मजबूती से पकड़ ली। उस वक्त मुझे यूं लगा जैसे मेरी कलाई किसी ने आहनी शिकंजे में कस दी है। उसके इशारे पर मुझे फौरन उठना पड़ा। वैशी की गिरफ्त इस कदर सख्त और मजबूत थी कि चंद लम्हों में ही मेरे हवास जवाब देने लगे। वैशी तो सारा मुझे तकरीबन घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले गया। उस वक्त मेरे साथ बुरी तरह चिटक रहे थे। मुदाफियत की कोई सूरत नजर न आती थी तो सारा की गिरफ्त दम बदम मजबूत होती जा रही थी। गैलरी पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। मैंने हर चंद आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ रोशनी और अख्तर को तलाश करने की नाकाम कोशिश की, मगर नाकाम ही रही। उनका कहीं पता ना था। कहते हैं कि मायूसी के आलम में खुदा याद आता है और जब इंसान डूबने लगता है तो तिनकों का सहारा टटोलता है। मेरा भी यही आलम था। उस वक्त जिंदगी से मायूस हो चुकी थी। यूं तो मौत मेरे लिए ज्यादा तकलीफदेह बात नहीं थी। मुझ जैसी बदनसीब लड़की मौत की तमन्ना कर सकती थी जिसने कम सिनी ही में दुनिया के वो नशेबा फराज देखे जो बसा औकात लोग तवील उम्रें गुजार कर भी नहीं देख पाते। मगर ना जाने क्यों इस कसम पुरसी के आलम में मेरे दिल में जिंदगी की तड़प बाकी थी। शायद इसकी वजह यह हो कि मैं रंजीत से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। तो सारा मुझे लिए हुए बिल आखिर उस हिस्सा में पहुंच गया जहां गालिबन मुलाजमों की रिहाइश के लिए मामूली से मकानात बनाए गए थे, मगर बज़ाहिर काफ़ी कुशादा और ऊंचे थे। पुख्ता मकानात के सेन में आम और नीम के दरख्त दूर से ही नजर आ रहे थे। उस मकान का दरवाज़ा पहिए से ही खुलता था। मुमकिन है ये तो सारा ही का मकान हो। उसने एक हाथ से दरवाज़ा खुला और फिर मुझे घसीटता हुआ अंदर ले गया। उसने वापसी में दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। सेहन अबूर करके मैंने देखा कि मकान में 3 कमरे पुख्ता बने हुए हैं जो उस वक्त बंद थे लेकिन कुफल नहीं थे। दरमियान में एक छोटा वरांडा भी था। तुषारा ने दरमियानी कमरे का दरवाज़ा खोलकर मुझे जानवरों की तरह अंदर धकेल दिया। धक्का इतनी ताकत से दिया गया था कि मैं बेतहाशा मुंह के बल फर्श के पुख्ता फर्श पर जाकर गिरी और शदीद चोट के बायस मेरे मुंह से दर्द और करब भरी चीख खारिज हो गई। बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुंह के बल गिरने की वजह से मेरी नाक पर शदीद चोट आई थी और अब नाक से खून खारिज होने लगा था। तुषारा फौरन ही कमरे से दरवाज़ा बंद करके चला गया और अब मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई। बमुश्किल तमाम मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से नाक का खून साफ किया और फिर अपने हवास को मुज्तमा करने की कोशिश करने लगी। अगरचे पुरस्कार पुजारी सुधीर ने उस वक्त मेरी हैरतनाक कुव्वतों को सलब कर लिया था, लेकिन वो मेरी कुव्वत इरादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मैंने कुव्वत इरादी से काम लेकर जल्द ही खुद पर कंट्रोल कर लिया और फिर धीरे धीरे सारी तकलीफ रफा हो गई। खून का इखराज भी बंद हो गया। अगरचे दिन का वक्त था मगर इस कमरे का मोहल्ले वकूफ कुछ इस किस्म का था कि दिन के वक्त भी कमरे में तारीकी का राज था। दरवाज़ा की बारीक झिरियों में से हल्की रोशनी आ रही थी, मगर इस रोशनी से कमरे का अंधेरा कम नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे मेरे जिस्म की कमज़ोरी दूर होने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी असल तवानाइयाँ फिर से काम करने लगी। जिस्म अब बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। हालांकि मेरी पुरस्कार कुव्वतें भी इस वक्त पूरी तरह काम नहीं कर रही थीं, लेकिन जिस्मानी नक्काहत काफूर हो गई। मैंने कुछ सोचकर अपनी सैलानी निगाहों से इस कोठी के गिरदोपेश और अंदरूनी माहौल का जायजा लेना शुरू किया और उस वक्त तो मैं खुशी से पागल हो गई जब मैंने देखा कि मेरी सैलानी निगाह बिल्कुल ठीक तौर से काम कर रही है। अब मैं रोशनी को देख रही थी जो इस वक्त अजीब किस्म का लिबास से बेतन किए शिकार करने में मसरूफ थी। ये कमरा जिसमें रोशनी मौजूद थी इंतहाई मुख्तसिर लेकिन आरास्ता था। कमरे के वस्त में पुरानी तर्ज का एक खुशनुमा झाड़ फानूस भी था और कमरे की दीवारों पर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर से पेंट किया गया था। ये तमाम तस्वीर भी जंगली और वैशी औरतों की थीं। रोशनी के बाल पूरे खुले हुए थे और हवा के दोष पर लहरा रहे थे, लेकिन सर के ऐन दरमियान खूबसूरत ताज का कोई जेवर था जिसमें हीरे जगमगा रहे थे।
वो इस वक्त अपनी आंखों और गालों पर कोई रकीक स्याल मल रही थी, जिससे चेहरे की जिल्द लम्हा बलम्हा चिकनी होती जा रही थी। और उस वक्त रोशनी का चेहरा और बदन हैरत अंगेज तौर पर स्याही माइल हो गया। अचानक रोशनी ने दरवाजे की तरफ मुड़कर कुछ कहा और मैंने देखा कि तुषारा अंदर आ गया। तुषारा अंदर आकर रोशनी के अकब में खड़ा हो गया। रोशनी अभी तक अपनी आराइश में मसरूफ थी। उसने तुषारा की आमद का कोई नोटिस भी नहीं लिया। अचानक तुषारा ने अकब से रोशनी के कांधों पर अपने मोटे और भद्दे हाथ रख दिए। रोशनी एकदम सागित हो गई और फिर तुषारा ने उसे मुखातिब किया। शायद आज भी तुम कहोगी कि राजकुमार धीरन को खुश करना जरूरी है, वरना हमारी जिंदगी खतरा में पड़ सकती है। हाँ प्यारे तुषारा। रोशनी पलटकर वैशी तुषारा के सीने से लगकर बोली, तुम खूब जानते हो कि राजे ने अपनी ताकत से मुझे अपने बस में कर लिया है, और जब तक मैं उसे खुश करके आज़ादी का परवाना हासिल ना कर लूँ उस वक्त तक। रोशनी एक झटके से अलग हटकर बोली, उस वक्त तक तुम मेरे से दूर रहो। तुषारा ये माना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये ना भूलो कि मैं भी आखिर एक नागिन हूँ, और एक नागिन को कानून और इखलाकन अपनी कौम का वफादार होना पड़ता है। मैं उस राजकुमार के बच्चे का खून कर दूंगा। तुषारा मुठ्ठियां भींच कर बोला, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कितना बेगैरत हूं कि अपने सामने अपनी महबूबा को गैर की बाहों में देखता हूं। नहीं, मुझसे अब सब्र नहीं होता। तुषारा, होश में आओ। रोशनी गुस्से से पैर पटक कर कहने लगी, क्या तुम मेरी जिंदगी खत्म कराना चाहते हो? क्या तुम मोहब्बत के पर्दे में मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो? तुम जानते हो कि अगर राजकुमार को जरा सा भी शुबा हो गया तो वो हमें चूंटी की तरह मसल कर रख देगा। तुषारा बेताब होकर आगे बढ़ा और एक बार फिर उसने रोशनी को सीने से लगा लिया। रोशनी काफी मुतमईन नजर आ रही थी। मेरे ज़हन में एक खास तदबीर है मेरी जान। तुषारा ने रोशनी को प्यार से मुखातिब किया। वो क्या है? अब हम उस कैदी औरत से काम ले सकते हैं। वो इंसान है और काफ़ी ताकतवर है। अगर हम उसको अपने साथ मिला लें तो मंजिल आसान हो सकती है। तरकीब तो माकूल है, मगर रोशनी सोच में पड़ गई। मगर क्या? जल्दी से बताओ, तुषारा ने बेताबी से कहा। इंसान पर ज़्यादा एतमाद अच्छा नहीं होता। ये तो मुमकिन है कि वो हमारा साथ दे, मगर हमारी ताकत हासिल करके वो औरत हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। तुषारा ने कुछ सोचकर दोबारा कहना शुरू किया, इसलिए मैंने सोचा कि अभी सिर्फ आजमाइश के तौर पर सलोनी को अपने साथ मिलाया जाए, और जब वो काबिल एतमाद साबित हो जाए तो उसकी मदद से राजकुमार का काम तमाम कर दिया जाए। मगर तुषारा, क्या वो हम पर एतमाद कर सकेगी? रोशनी ने बेएतबारी से जवाब दिया। इस सिलसिले में हमें खुद भी कुछ करना होगा। तुषारा बोला, मैंने सोचा है कि मैं आज से इस बात की कोशिश शुरू करता हूँ। अलबत्ता एक मुश्किल ज़रूर है। अगर राजकुमार को शक हो गया और उसने खुद सलोनी का मामला बचश्मे खुद देखा तो मुसीबत आ सकती है। तुम काम शुरू करो तुषारा, बाकी मामलात मैं खुद संभालने की कोशिश करूंगी। ठीक है मेरी जान, मैं अब ऐसा ही करूंगा। रोशनी ने एक बार फिर अपना जायजा लिया। वो काफ़ी मुतमईन नजर आ रही थी। शायद तुषारा की आमद से वो कुछ घबरा गई थी। एक बार रोशनी ने फिर रकीक मादे से अपने जिस्म की मालिश की और फिर वह नपे तुले कदमों से चलकर कमरे से बाहर आ गई। गैलरी में उसका रुख उसी कमरे की जानिब था जहां सुधीर मुझे मिल चुका था। राजकुमार, मैं हाजिर हो सकती हूँ? रोशनी ने दरवाजे पर रुककर इजाजत तलब की, जो फौरन ही मिल गई। उस वक्त राजकुमार धीरन पुजारी सुधीर के रूप में ही था। वह निहायत नमाक और तवज्जो से दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। रोशनी बल खाती हुई और चाल से क़यामत उठाती हुई अंदर दाखिल हुई, और जो ही सुधीर ने कुछ इशारा किया, रोशनी अपने जिस्म को रक्स के अंदाज में खम देने लगी। चंद लम्हों के बाद मैंने देखा कि कमरे में रोशनी के बजाय एक लंबी और स्याह नागिन फर्श के बीचों बीच लहरा रही थी। नामालूम कहाँ से उस वक्त बंसरी की मधुर तानें सुनाई देने लगी। अब सुधीर भी झूमने लगा, और फिर सुधीर फर्श पर लौटकर चंद लम्हों में ही इंसान की बजाय नाग बन गया। कमरे के वसत में अब दो नाग मस्ती में लहरा रहे थे। मैंने अपनी सैलानी निगाह को वापस बुला लिया, क्योंकि अब मुझे इस वहशतनाक मंजर से खौफ महसूस होने लगा था। एक बार फिर माहौल की उदासी और घबराहट ने मुझ पर हमला कर दिया। हरचंद, रोशनी और तुषारा की बातचीत से मुझे एक गुना सुकून मिला था, लेकिन यह सोचकर सख्त वहशत हो रही थी कि अब मैं इन नागों के चुंगल में फंस गई थी। ये तो अंदाजा हो गया था कि तुषारा सुधीर से नाराज है और वह सुधीर को नुकसान भी पहुंचाना चाहता है, लेकिन इस बात की क्या जमानत थी कि वो लोग मेरे ऊपर तरस खाएंगे, और मुझ जैसी नाजुक अंदाम औरत सुधीर जैसे मूजी नाग का क्या बिगाड़ सकती थी। मैं इन ख्यालात में गर्क थी कि दरवाजे पर आहट हुई। कोई दरवाज़ा खुल रहा था। वो अख्तर था। अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत के साथ अख्तर मेरे सामने खड़ा था। मुझे अफसोस है मिस सलोनी, उसने मेरी तरफ तरहम आमेज निगाहों से देखा। यकीनन तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन अब कोई तकलीफ ना होगी। आओ मेरे साथ। मैं समझ चुकी थी कि अख्तर यकीनन तुषारा का दूसरा रूप है, और अब वो मुझे अपने साथ मिलाने के लिए ड्रामा खेल रहा है। इन हालात में जाहिर है कि मैं उसके कहने पर अमल करने के अलावा और क्या कर सकती थी। चंद लम्हों में ही मैंने फैसला किया, और अब मैं तुषारा के इशारों पर चलने के लिए तैयार थी, क्योंकि सिर्फ इसी तरह सुधीर को कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सकता था। हम एक को खूबसूरत कमरे में आकर रुके तो अख्तर ने मुस्कुराकर कहा, अगरचे आपको यहाँ बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम मिल जाए।
मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, अख्तर साहिब, मैं सुधीर की कैद में हूँ और एक कैदी को कितना आराम मिल सकता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बहरहाल आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। ये कमरा सिर्फ मेरे लिए मखसूस है। राजीव कुमार को बताया जाएगा कि सलोनी कैद खाना में है, लेकिन तुम यहाँ रहोगी। और हाँ, कमरे से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक होगा। सिर्फ इस कमरे ही में तुम्हें अमन मिल सकता है। बाहर हर तरफ राजीव कुमार की ताकत का जाल बिछा हुआ है। मेरी ताकत इस कमरे तक महदूद है। मैं तुम्हारा मतलब समझ चुकी हूँ अख्तर, मगर एक बात अभी तक परेशान किए हुए है। अख्तर गौर से मेरी सूरत देखने लगा, और वो ये है कि मेरा साथी रंजीत मेरी वजह से सख्त परेशान होगा। अब वो घर पर भी आ गया होगा। मैंने कहा, इसका इंतजाम कर दिया गया है, अख्तर ने जल्दी से कहा। मैंने जवाब तलब निगाहों से उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। तुम्हारी अदम मौजूदगी में रोशनी, जो हमारी ही नस्ल से है, वो तुम्हारे रूप में कफील अहमद की कोठी पर रहेगी और वह पूरी तरह रंजीत पर काबिज हो जाएगी। उसकी ड्यूटी इस वक्त तक वहां होगी जब तक राजीव कुमार तुम्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर ना कर दे। ओ मेरे खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गई, मैंने बेचारगी से कहा। अख्तर हमदर्दी से मेरी तरफ देखने लगा, फिर उसने हमदर्दाना अंदाज में कहा, सलोनी देवी, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। यह सच है कि सुधीर नागराजा का बेटा और राजकुमार धीरन है। उसके पास बला की शक्ति भी है, लेकिन सुनो, मैं भी नाग हूं और मेरा एक रूप तो सारा का तुम देख ही चुकी हो। ये माना कि वो मेरा भी राजकुमार है, मगर उसने मेरी महबूबा रोशनी पर कब्जा कर लिया है। मैं उससे सख्त नफरत करता हूँ। रोशनी इस वक्त हमारी दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत है, और ये राजकुमार एक तरफ तो रोशनी को अपनी दासी बनाए हुए है और दूसरी तरफ वह तुम्हें भी अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है। अब अगर तुम ताउन करो तो मैं राजकुमार का काम तमाम करके तुम्हें कैद खाना से आज़ाद करा सकता हूँ और अपनी महबूबा को भी छुड़ा सकता हूँ।